दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 15। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। अर्जुन के सवाल से सभी लोग काव्या को देखने लगते हैं। काव्या का हाथ अपने आप मंगलसूत्र पर चला जाता है। वो अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है जैसे उससे कोई उसका मंगलसूत्र छीन रहा हो। अर्जुन भी ये देख लेता है। अर्जुन फिर एक बार सवाल करता है, हमारी तो शादी नहीं हुई? तो फिर अर्जुन इससे आगे कुछ बोलता अरुणी देवी तुरंत कहती हैं, काव्या की शादी हो चुकी है अर्जुन। अर्जुन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो वैसा ही हैरानी से कहता है, काव्या की शादी हो चुकी है? पर किससे? विशाखा डर और बेचैनी से पृथ्वीराज का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। काव्या भी कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लेती है। अर्जुन के ऐसे सवाल से अरुणी देवी काव्या को देखती हैं, फिर अर्जुन को देखते हुए कहती हैं, आदि से। अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अरुणी देवी अर्जुन के पास जाकर बैठ जाती हैं। अरुणी देवी एक हाथ बढ़ाकर अर्जुन के गाल पर रखते हुए कहती हैं, हमें पता है कि आपको काव्या बहुत पसंद थी, लेकिन हमने तो आपको पहले ही शादी करने की वजह बताई थी ना। ये सुनते ही अर्जुन बीते वक्त में चला जाता है। फ्लैशबैक। अरुणी देवी के लाइव फोटो को अर्जुन बस देखता रह जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसने काव्या की फोटो देखी उसे देखने में ही खो गया। अरुणी देवी अर्जुन को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, पसंद तो है ना आपको? अर्जुन खोए हुए अंदाज में कहता है, हाँ दादी, मुझे ये पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अरुणी देवी के होंठों पर मुस्कान बढ़ जाती है। तभी कमरे में विशाखा आती हैं। अरुणी देवी विशाखा को देख आंखें झपका देती हैं, जिसे देख विशाखा खुश होकर काव्या की फ़ोटो लेकर देखने लगती हैं। फ़ोटो देखते ही विशाखा की मुस्कान और ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी अरुणी देवी कहती हैं, शादी कल ही होगी। ये सुनकर दोनों चौंक कर अरुणी देवी को देखते हैं। अरुणी देवी कहती हैं, काव्य ये चाहती है कि काव्या की शादी कल ही हो, क्योंकि उसके पास कल तक का ही वक्त है। विशाखा परेशान सा कहती हैं, लेकिन माँ इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? और कल तक का ही वक्त है का क्या मतलब? वो कहाँ जा रही हैं? अरुणी देवी दुख भरे स्वर में कहती हैं, इस दुनिया से दूर। मेरी काव्य मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। विशाखा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो एकदम से पूछती हैं, क्या काव्या ये शादी करना चाहती है? अरुणी देवी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। उन्हें चुप देखकर विशाखा के मन में डर सा उमड़ने लगता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता किसी दबाव में बने। उसने अपने और पृथ्वीराज के रिश्ते को देखा था, जो पहले बहुत खराब था। पृथ्वीराज के किसी और से प्यार करने की खबर से विशाखा पूरी टूट चुकी थी। भले ही वो किसी को दिखाती नहीं थी, लेकिन रातों के अंधेरों में विशाखा अकेले बंद कमरे में रोया करती थी। पृथ्वीराज हमेशा विशाखा से दूर ही रहा करते थे। इस बात से विशाखा काफ़ी ज़्यादा तड़पती थी। विशाखा कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन की लाइफ भी ऐसी ही हो। विशाखा अपने डर के साए में जी ही रही थी कि अरुणी देवी की बात सुन वो सच में बदल जाती है। काव्या कावेरी के कहने पर शादी कर रही है। काव्या पूरी अकेली पड़ चुकी हैं, इसीलिए कावेरी बस उसे एक परिवार देना चाहती हैं, और हमें पता है कि वक्त के साथ काव्या भी इस रिश्ते को अपना लेगी। ये इस बात सुनकर तो विशाखा जी के सीने में खंजर मारने का काम कर रही थी। अर्जुन अरुणी देवी के हाथों को थामते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं काव्या को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अर्जुन के गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। फ्लैशबैक एंड। अर्जुन ये सब सोचते हुए काव्या को देखकर कहता है, मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर सभी काव्या की तरफ देखते हैं। अरुणी देवी सबको बाहर जाने का इशारा करती हैं और खुद भी बाहर जाती हैं। अर्जुन काव्या को देखता है, जो सिर झुकाए अब भी वहीं पर खड़ी थी। काव्या। अर्जुन की आवाज़ सुन काव्या उसे देखने लगती है। अर्जुन उसके पास आने का इशारा करता है। काव्या धीरे कदमों से चलकर अर्जुन की कुछ दूरी पर रुक जाती है। अर्जुन काव्या को अपने पास बैठने का इशारा करता है। काव्या कुछ सोचती है, फिर अर्जुन के पास बैठ जाती है। अर्जुन एकदम से काव्या के दोनों हाथ पकड़ लेता है। काव्या कुछ सहम सी जाती है। अर्जुन तुरंत कहता है, तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। काव्या अर्जुन को देखने लगती है, जिसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। सच में मैं तो तुम्हें पहली नज़र में देखते ही दीवाना हो गया। तुमसे कभी बात करने का वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए आज कह दिया। अर्जुन के ये बोलते ही काव्या नज़रें झुका लेती है।
अर्जुन काव्या की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है तो काव्या अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, काव्या तुम खुश तो हो ना? आदि को जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। वो बहुत कम बात करता है और रिश्तों को भी बस खामोशी से ही अपनाता है। काव्या अर्जुन को एकटक देखने लगती है। अर्जुन भी काव्या की खूबसूरत आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। काव्या नजरें नीचे झुकाते हुए कहती है, हाँ हम खुश हैं। हमें पता है कि वो बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इससे हमारे रिश्ते पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्जुन का फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। फिर कुछ वक्त बाद अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, सीरियसली काव्या, तुम मेरी नहीं हुई ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। रूप जितना खूबसूरत है, आवाज़ भी बिल्कुल उसी तरह मीठी है। काव्या फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। अर्जुन काव्या की चिन को फिर एक बार पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और आदि के रिश्ते के बीच बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आदि अब अकेला नहीं रहा। काव्या अर्जुन की आंखों में गहराई से देखने लगती है। सच में अर्जुन की आंखों में काव्या को खोने के दुख से ज़्यादा आदित्य के लिए खुशी नजर आ रही थी। काव्या अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगती है। काव्या कंफर्टेबल होकर अब अर्जुन से बात करने लगती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, काव्या वैसे तो पहले से ही हमारा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अलग रिश्ते में रहना चाहता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? काव्या कुछ देर तक अर्जुन के हाथ को देखती है, फिर अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। अर्जुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। काव्या कुछ देर तक अर्जुन के साथ बैठती है, फिर कमरे से जाने लगती है। अर्जुन एकटक काव्या को जाते हुए देखते रहता है। वो तब तक काव्या को देखता है जब तक काव्या उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। काव्या के जाते ही अर्जुन के चेहरे पर एकदम से परेशानी और गंभीरता के भाव उभरने लगते हैं। काव्या जाकर सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। सभी हॉल में बात करने में मग्न हो जाते हैं। तभी सौरभ अपने बैग्स लेकर बाहर आता है। सबकी नज़र उस पर ठहर जाती है। काव्या एकदम से खड़ी होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ अपने बैग साइड में रखकर काव्या के पास आकर कहता है, भाभी मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो पूरा हो चुका है, तो अब मुझे जाना होगा। सौरभ की ऐसे बोलते ही सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। वहीं काव्या रुखसार को देखने लगती है, जो एकटक सौरभ को देख रही थी। विशाखा आगे आकर सौरभ का कान पकड़ लेती हैं और नाराज़गी से कहती हैं, अच्छा तो अब हम इतने अजनबी हो गए कि आप यहाँ काम होने पे ही रुकेंगे? सौरभ चिल्लाते हुए कहता है, आह आंटी दर्द हो रहा है। विशाखा कान छोड़कर नाराज़गी से देखने लगती है। सौरभ विशाखा जी के सामने जाकर एकदम से गले लग जाता है और कहता है, आंटी मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली हमारे सीनियर डॉक्टर ने फिर से मुझे लंदन जाने का ऑर्डर दिया है। अब सीनियर डॉक्टर की बात है तो माननी ही पड़ेगी। सौरभ वसुंधरा जी से अलग होकर खड़ा हो जाता है। तभी काव्या पूछती है, आप कब तक वापस आएंगे? सौरभ जवाब देता है, शायद 6 महीने या 1 साल या 2 साल, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। वक्त का अंदाज़ा नहीं है कब तक वहाँ रहना है। ये सुनते ही काव्या मायूस हो जाती है। रुखसार के दिल में बेचैनी सी होने लगती है। सौरभ बड़ों का आशीर्वाद लेता है और सबसे मिलकर बाहर चला जाता है। रुखसार, रूहानी, रुमानी, रूहान, अनुराग और काव्या सौरभ को बाहर तक छोड़ने आते हैं। कुछ देर तक तो सब बात करते हैं। रूहानी को तनसच का कॉल आता है तो वो चली जाती है। काव्या रूमानी को लेकर चली जाती है। अनुराग रूहान को लेकर चला जाता है। अब बाहर सौरभ और रुखसार के अलावा कोई नहीं था। सौरभ रुखसार के पास जाता है। रुखसार सौरभ को देखते हुए कहती है, आपका जाना ज़रूरी है। सौरभ हैरानी से रुखसार को देखता है। रुखसार हड़बड़ाते हुए कहती है, हमारा मतलब है यहाँ कहीं भी तो हॉस्पिटल में रह सकते हैं। सौरभ एकदम चुपचाप रुखसार को देखता है। रुखसार अब नज़रें झुका लेती है। सौरभ रुखसार की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है। जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो कॉल कर देना। और रही बात जाने की, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रही है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं लंदन में ही रहता हूँ। वहाँ मेरा पूरा परिवार है। रुखसार कार्ड लेकर सौरभ को देखती है। सौरभ बाय बोलकर कार में बैठकर चला जाता है। रुखसार वहाँ खड़ी बस कार को जाता हुआ देख रही थी। कुछ वक्त तक वो ऐसे ही खड़ी रह जाती है। रुखसार की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें सीधे सौरभ के दिए हुए कार्ड पर गिरती हैं। रुखसार कार्ड को देखती है, फिर अपने आंसुओं को पोंछ अंदर चली जाती है। इधर कमरे के अंधेरों में बंधी दोनों लड़कियों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। माया और टीना कमरे के अंदर जाकर दोनों की रस्सियों को खोलती हैं। पहली लड़की एक मंद आवाज़ में कहती है, आखिर कब तक तड़पाएंगे हमें? हमारा कसूर क्या है ये तो बता दो। टीना पास वाली चेयर पर बैठ उस लड़की के जबड़े को पकड़कर कहती है, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मैम को मारने की कोशिश नहीं की थी? वो लड़की कंफ्यूज होकर कहती है, कौन सी मैम, कैसी मैम?
टीना आवाज पर जोर देते हुए कहती है, हमारे सर आदित्य सिंघानिया की वाइफ को तुमने मारने की कोशिश नहीं की थी। सामने बैठी लड़की डर से सहम जाती है। वो लड़की और कोई नहीं प्रीता थी, जिसे आदित्य के कहने पर किडनैप किया गया था। प्रीता अपने किए पर पछताने लगती है। वहीं दूसरी लड़की चिल्ला पड़ती है, अरे इसका तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों रखा है। माया उसे एक थप्पड़ मार देती है और झुककर कहती है, अपना ये मुंह थोड़ा कम चलाया करो। माया, बहुत ईगो है ना तुझ में, हर वक्त बस अपने बाप के मिनिस्टर होने का घमंड दिखाती है। सर के भाइयों को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, तेरा वो बाप तुझे ढूंढ तक नहीं पा रहा। मिनिस्टर की कुर्सी जो छिन चुकी है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सामने बैठी लड़की और कोई नहीं, श्रुति थी, जिसने पिया की शादी के वक्त अनुराग और रोहान को मारने का प्लान बनाया था। दोनों के हाथ रस्सी से इतने दिनों तक बांधने की वजह से जख्मी हो गए थे। माया और टीना उन्हें खाना देती हैं, दोनों खाना खा लेती हैं। फिर एक बार दोनों के हाथों को रस्सियों से बांधकर बाहर निकलने लगती हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही रॉकी माया को खींचकर दीवार से सटा देता है। माया हैरानी से उसे देखती है। माया हैरानी से, तुम यहाँ कैसे? रॉकी माया के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। तभी टीना जो वहीं खड़ी थी वो एकदम से कहती है, कुछ तो शर्म करो दोनों, तुम दोनों यहाँ अकेले नहीं हो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ जो इतना चुपके जा रहे हो। माया रॉकी को धक्का देती है, जिससे वो थोड़ा दूर हो जाता है। रॉकी घूरते हुए टीना को देखते हुए कहता है, रोमांस के बीच टांग अड़ाना अब तक नहीं छूटा तेरा। इसी वजह से अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। टीना भी रॉकी को घूर कर देखते हुए कहती है, तू ना अपना मुंह बंद ही कर, सारे फसाद की जड़ तू ही है। रॉकी थोड़ा आगे आकर कहता है, अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। टीना कुछ बोलने ही वाली होती है कि माया उसका हाथ पकड़कर जल्दी से ना में सिर हिला देती है। टीना माया को घूरती है तो माया मासूम सा चेहरा बना लेती है। टीना वार्निंग वाला लुक देकर वहाँ से चली जाती है। रॉकी टीना को जाते देख माया से कहता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? माया जल्दी से बोलती है, कुछ भी नहीं। रॉकी शक भरी नज़रों से माया को देखता है तो माया रॉकी का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगती है। इधर आदित्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी काव्या उसके आगे आकर अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर लपेट देती है। आदित्य काव्या को देखने लगता है तो काव्या कहती है, आज आप ऑफिस मत जाइए। आदित्य सवालिया नज़रों से काव्या को देखता है तो काव्या कहती है, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है और थोड़ा झुककर कहता है, किसी और दिन, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या मासूम सा शक्ल बनाकर, प्लीज़। आदित्य फिर एक बार कहता है, मैंने कहा ना किसी और दिन चलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या आदित्य की गर्दन से हाथ हटाकर रूठते हुए मुंह फेरकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य काव्या को देख गहरी सांस लेता है, फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य के बैठते ही काव्या खिसक कर बैठ जाती है। आदित्य काव्या के थोड़ा और पास जाता है। काव्या फिर एक बार खिसक कर बैठ जाती है। फिर एक बार आदित्य काव्या के पास जाता है तो काव्या सोफे से उठकर जाने लगती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़ खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य के ऊपर गिर जाती है। काव्या आदित्य से नजरें फेर लेती है। आदित्य काव्या को पकड़कर उठ जाता है। आदित्य काव्या की नाक को पकड़ते हुए कहता है, हर पल बस तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है। काव्या चिढ़ते हुए अपनी नाक को आदित्य से छुड़ाती है और मुंह फुला लेती है। आदित्य काव्या की तरफ झुकते हुए कहता है, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम जाएंगे। काव्या नाराजगी से कहती है, हमें नहीं जाना कहीं भी आपके साथ। आदित्य काव्या को छोड़कर लापरवाही में कहता है, ठीक है फिर मत जाओ, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता। काव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वो आंखों में नमी लिए कहती है, आपके पास तो कभी हमारे लिए वक्त नहीं रहता। काव्या की आंखों में नमी देखकर आदित्य को अपनी बात पर पछतावा होने लगता है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या से कुछ कहने ही वाला होता है कि काव्या दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। आदित्य बस दरवाजे की तरफ देखता रह जाता है। काव्या आंखों में नमी लिए गार्डन में खड़ी थी कि तभी पीछे से अर्जुन की आवाज़ आती है, काव्या। काव्या जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपाती है और अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते ही समझ जाता है कि वो रो रही थी। अर्जुन एकदम से पूछता है, तुम रो रही हो? काव्या हड़बड़ाहट में कहती है, नहीं, वो हमारी आंखों में कुछ चला गया था। अर्जुन काव्या को बेंच पर बैठने का बोल खुद भी बैठ जाता है। अब दोनों बातें करने लगते हैं। अर्जुन हर वक्त ऐसी बात बोलता जिससे काव्या हंसने लगती। अर्जुन तो बस काव्या की मुस्कान में ही खो जाता। वहीं दूर खड़ा आदित्य दोनों को देख रहा था। दोनों में से किसी की नज़र आदित्य पर नहीं थी। दोनों अपनी बातों में मग्न थे। कुछ देर तक तो आदित्य दोनों को देखता है, उसके बाद वो तेज़ कदमों से कार में जाकर बैठ जाता है। कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। आदित्य सीट से टिककर आंखें बंद कर लेता है।
उसके सामने बार बार काव्या को खुद की वजह से दिए आंसू दिखते हैं और अर्जुन की वजह से काव्या की मुस्कान दिखती है। आदित्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे इन यादों को खुद के दिमाग से हटाना चाहता हो। गार्डन में अर्जुन और काव्या बातें कर ही रहे थे कि तभी अनुराग आकर सीधे उनके बीच में बैठ जाता है और अर्जुन की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, भाई इट इज़ नॉट फेयर, आप जब से कोमा से वापस आए हैं मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की। अर्जुन घूर कर देखने लगता है तो अनुराग बोलता है, ऐसे आंखें मत दिखाइए, आपके वापस आने का सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। अर्जुन आंखें छोटी करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा क्या किया तुमने? अनुराग झटके से कहता है, मैं और भाभी हर सोमवार को आपके लिए प्रार्थना करने जाते थे। भाभी तो उस दिन आपके लिए उपवास भी रखती थी। अर्जुन की नज़र सीधे काव्या पर चली जाती है। काव्या कहती है, माँ कहती थी कि उपवास रखने से मन्नत जल्दी पूरी होती है, तो इसीलिए हम आपके ठीक होने के लिए उपवास करते थे। अनुराग बीच में ही बोलता है, भाई अब आपको इस खुशी में ट्रीट देनी होगी। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ठीक है चलो। अनुराग खुश होकर खड़ा हो जाता है। काव्या वैसे ही बैठी रहती है। अनुराग काव्या को बैठा देख हाथ पकड़कर उठाते हुए कहता है, चलिए भाभी। काव्या ना में सिर हिला देती है। अर्जुन काव्या को देखकर, चलो तुम भी, वैसे भी उपवास रख रख कर इतनी पतली हो चुकी हो। काव्या घूर कर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन हंसने लगता है। अर्जुन हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सबको मैं ट्रीट दूंगा। अनुराग सबको बुला लो। अनुराग सबको कॉल करके बुलाता है। रूमानी अलसाई आवाज़ में कहती है, क्या हुआ भाई, आपने इस वक्त क्यों बुलाया? अनुराग रूमानी को घूर कर देखते हुए कहता है, रूमा तुम इस वक्त सो रही थी। रूमानी जवाब देती है, और क्या करूं, एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट निकल नहीं रहा, तो सोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। रूहान साइड में खड़ा अर्जुन को देखता है, जो बस काव्या को ही देख रहा था। वहीं काव्या अनुराग और रूमानी को देख रही थी। अर्जुन का यूं काव्या को देखना रूहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वो आगे बढ़कर कहता है, ब्रो जल्दी बताइए ना कहाँ जाना है। अर्जुन काव्या से नजरें हटाकर सबको देखते हुए कहता है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ तो बस सबको चलना है। ये सुनकर रूमानी उछल पड़ती है, सच में भाई? कहते हुए रूमानी कंफर्म करने के लिए अर्जुन को देखती है। अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर कार में आगे वाली सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रूहानी, रूमानी और रुखसार पीछे बैठ जाती हैं। वहीं अर्जुन और रोहान दूसरी कार में बैठ जाते हैं। दोनों कार एक बाद एक अपनी रफ्तार लिए सड़क पर चलने लगती हैं। अनुराग की कार में सब लड़ते झगड़ते मस्ती करते हुए जा रहे थे। वहीं अर्जुन की कार में शांति थी। रोहान बार बार अर्जुन को देखने लगता है। तभी अर्जुन अचानक से कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है रोहान। रोहान हैरानी से अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन एक नज़र रोहान को देखता है और आगे देखते हुए कहता है, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, मुझे रिश्ते की समझ है। मैं मानता हूँ कि मैं काव्या को पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पाना चाहता हूँ, बस एक अट्रैक्शन है जो काव्या को देखकर होने लगता है। मैं खुद को काव्या को देखने से रोक नहीं पाता। रोहान अर्जुन को देखकर कहता है, आपको रोकना होगा। भाभी आदि भाई के साथ बहुत खुश हैं। कहीं आदि भाई आपके एहसास को जानकर भाभी के साथ रिश्ता तोड़ ना दे। अर्जुन खोए हुए अंदाज में कहता है, शायद यही उनकी किस्मत में लिखा है। रोहान ये सुनकर थोड़ा हैरानी से देखता है और कहता है, मतलब? अर्जुन बातों को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आदि और काव्या का रिश्ता किस्मत ने बनाया है। इतना बोलते ही अर्जुन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस दिखने लगते हैं, लेकिन ये रोहान नहीं देख पाता। रोहान अब आगे देखते हुए शांति से बैठ जाता है। कुछ देर में सब आइसक्रीम पार्लर में पहुंच जाते हैं। सभी अपने फेवरेट फ्लेवर लेने में बिजी थे। वहीं काव्या की नज़रें वहां से कुछ दूरी पर खड़े पानी पूरी के ठेले पर थीं। अर्जुन काव्या की नज़रों को देख पूछता है, क्या तुम्हें वो खाना है? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन काव्या को चलने के लिए कहता है। काव्या आगे चलती है और अर्जुन पीछे। रूमानी जैसे ही दोनों को पानी पूरी के ठेले की तरफ जाता हुआ देखती है तो खुशी से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ती है, पानी पूरी माई फेवरेट। रूमानी वहां जाकर खड़ी हो जाती है। काव्या भी वहां जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। वहीं अर्जुन बस काव्या को ही देखता रहता है। काव्या के कुछ बाल उसे बार बार परेशान करने लगते हैं। काव्या उसे हटाने की कोशिश करती, फिर भी वो आगे आ जाते। तभी अर्जुन अपने हाथों से काव्या के बालों को चेहरे से हटाकर कान की साइड कर देता है। काव्या अर्जुन से दूर हो जाती है। अर्जुन तुरंत बोलता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ट्रैफिक में फंसा कार में बैठा आदित्य ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। वो बस मीटिंग के लिए जा ही रहा था लेकिन ट्रैफिक में फंस गया। अचानक ही आदित्य की नज़र बाहर चली जाती है, जहाँ काव्या मज़े से पानी पूरी खा रही थी। उसके बाद अर्जुन का काव्या के बालों को हटाना। दोनों को इतने नज़दीक देख आदित्य को अजीब सा लगने लगता है। काव्या वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होने लगता है। काव्या ट्रैफिक की तरफ देखती है जो अब पूरा क्लियर हो चुका था।
काव्या रोड की तरफ से नजरें हटाकर सबके पास जाने लगती है। काव्या के पहुंचते ही सब वहां से निकल जाते हैं। पूरे दिन सब कार में बैठकर शहरों के चक्कर लगाते हैं और करीब 7 बजे घर वापस आते हैं। काव्या कमरे में जाकर थकान की वजह से सीधे सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है और कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। काव्या को बेढंगे तरीके से सोता हुआ देख आदित्य बेड के पास जाकर काव्या को अच्छे से सुलाता है। काव्या की सैंडल को निकालकर कंबल से अच्छी तरह से ढक देता है। इतना करते ही आदित्य जाने वाला होता है कि काव्या नींद में आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। काव्या नींद में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, आप बहुत ज़्यादा रूड और ज़िद्दी हैं, कभी हमारी बात नहीं सुनते। काव्या की प्यारी सी बात सुनकर आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य झुककर काव्या के माथे पर किस करता है। काव्या नींद में ही मुस्कुरा देती है। आदित्य वॉशरूम चला जाता है। चेंज करने के बाद आदित्य काव्या को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही आदित्य के सामने फिर एक बार अर्जुन और काव्या की करीबी दिखने लगती है। आदित्य एकदम से आंखें खोलकर काव्या को देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य काव्या को छोड़कर उठकर बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं अर्जुन के कमरे में अरुणी देवी और विशाखा जी सवालिया नजरों से दोनों की तरफ पीठ किए हुए अर्जुन को ही देख रही थी। अरुणी देवी और विशाखा जी अर्जुन के बुलाने पर आई थी। जब से दोनों आई थीं अर्जुन इसी तरह से बिल्कुल शांत खड़ा था। अरुणी देवी शांति को तोड़ते हुए कहती हैं, अर्जुन क्या हुआ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अर्जुन फिर भी बिल्कुल शांत रहता है। अरुणी देवी और विशाखा जी एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी अर्जुन की आवाज़ आती है, दादी आप आदि और काव्या का रिश्ता कैसे जोड़ सकती हैं। अरुणी देवी हैरानी से अर्जुन को देखती है, फिर एकदम से कहती हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। अर्जुन मुड़कर अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, क्या आप पंडित जी की बातों को भूल चुकी हैं। फिर विशाखा जी को देखते हुए कहता है, माँ आप ये बात कैसे भूल सकती हैं, आपने तो खुद ये सब देखा है। अर्जुन की बातों को सुनकर विशाखा बुरी तरह से डर जाती हैं। अरुणी देवी के भी चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। अर्जुन आगे कहता है, आपने काव्या को बस कुछ वक्त के लिए खुशी दी, लेकिन उसके बाद जो उसे दर्द मिलेगा उसे शायद ही काव्या कभी झेल पाएंगी, क्योंकि वो दर्द कुछ दिन या कुछ सालों का नहीं, पूरी जिंदगी का होगा। आपने काव्या को आदि की जिंदगी में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे आदि के साथ रिश्ते में बांधकर दर्द और तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विशाखा जी डर से कांपने लगती हैं। उनकी हालत देख अर्जुन उन्हें बेड पर बिठाता है और पीठ को सहलाते हुए पानी पिलाता है। विशाखा जी थोड़ा शांत होती हैं, फिर रोते हुए अरुणी देवी को देखते हुए कहती हैं, माँ ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक मासूम बच्ची को दर्द की दुनिया में धकेल दिया। अरुणी देवी सामने पड़ी चेयर पर धम से बैठ जाती हैं। अरुणी देवी होश खो बैठती हैं। अर्जुन के कमरे में अरुणी देवी कुछ देर तक तो शांत रहती हैं, फिर अपनी जगह से उठकर कहती हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते अर्जुन, हमने गलती तो कर दी आदि की शादी काव्या के साथ करके, लेकिन सज़ा काव्या को मिलेगी। अब हम आदि को ये तो नहीं कह सकते ना कि वो काव्या के साथ रिश्ते में ना रहे। बहुत करीब आ गए हैं दोनों। आदि हमारी बात मान भी ले, लेकिन काव्या नहीं मानेगी। वो आदि के साथ दर्द में भी जी लेगी, लेकिन आदि को कभी नहीं छोड़ेगी। अरुणी देवी अपना सिर पकड़कर फिर एक बार बैठ जाती हैं और पछतावे में कहती हैं, ये हमसे क्या हो गया। हमने कावेरी से वादा किया था कि हम काव्या को खुशहाल जिंदगी देंगे, लेकिन अनजाने में ही ऐसी जिंदगी दे दी जिसमें दर्द के सिवा खुशियां का नामो निशान तक नहीं है। आखिर कैसे भूल गए हम ये बात। अर्जुन भी काफी ज्यादा गिल्ट में काव्या के बारे में सोचने लगता है। अरुणी देवी और विशाखा जी अब अपने कमरों में चली जाती हैं। अर्जुन गिल्ट से कहता है, आई एम सॉरी काव्या, मैं अगर उस वक्त कोमा में ना गया होता तो तुम्हें कभी इतनी दर्द भरी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन अब तो तुम आदि की बन चुकी हो। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि पंडित जी की बात कभी सच ना हो, तुम दोनों कभी अलग ना हो। हर पल तो मैंने आदि को अकेलेपन और दर्द में देखा है। एक तुम ही हो जिसने आदि की तकलीफों को दूर किया। अगर दर्द की जिंदगी में तुम चली भी जाओ तो आदि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो तुम्हें संभाल ही लेगा। इधर एक कार अंधेरों को चीरते हुए बहुत तेज रफ्तार में आकर एक सुनसान सी सड़क पर रुकती है। कार का दरवाजा झटके से खोल आदित्य बाहर आता है। आदित्य अपना फोन गुस्से से जमीन पर पटक देता है। आखिर क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझे दर्द और अकेलेपन में छोड़ देती है। आखिर क्या गुनाह है मेरा जो हर वक्त मुझे सजा मिलती रहती है। जब किस्मत मुझे काव्या को देना ही नहीं चाहती थी तो क्यों मुझे उसके साथ बांध दिया। मैं अकेला जी रहा था, भले खुशी न थी लेकिन मैं सुकून से जी रहा था। तो फिर क्यों किया किस्मत ने मेरे साथ ऐसा। आदित्य जब अर्जुन के कमरे में सुनी गई बातों को याद करके कहता है, वाइफी अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से दर्द मिलता है तो मैं इस रिश्ते को ही खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे जाने से कुछ वक्त के लिए तकलीफ होगी,
लेकिन पूरी जिंदगी खुश रहोगी। लेकिन मेरे होने से तुम्हें कुछ पल की ही खुशी मिलेगी और पूरी जिंदगी दर्द में जियोगी। मैं तुम्हें कुछ पल की खुशी नहीं देना चाहता, बल्कि पूरी जिंदगी की खुशी देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी वाइफी, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। आदित्य अपना फ़ोन लेकर रोड के साइड बैठ जाता है। उसके ख्यालों में अब बस काव्या के साथ बिताए वक्त होते हैं जो सुकून से भरे होते हैं। आदित्य एक टक सामने की ओर देखता रहता है। उसके सामने बस काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता वो उससे दूर हो जाता। आदित्य अपने फ़ोन को निकालकर काव्या की तस्वीर को देखकर चूम लेता है और सीने से लगा लेता है। दर्द से भरी ये रात बहुत धीमे धीमे चल रही थी। किसी को इस रात को ख़त्म होने की जल्दी थी, तो किसी को इस रात को ख़त्म ना होने की कामना। आदित्य ऐसे ही सिर झुकाए बैठा रहता कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा है। आदित्य सिर उठाए देखता है तो ये प्रीत थी, जो आदित्य से थोड़ी दूरी पर बैठी थी। उसे देख आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, फिर से अपना सिर झुकाए बैठ जाता है। प्रीत कुछ देर शांत रहती है, फिर थोड़ा सोचते हुए कहती है, क्या हुआ, अपनी क्यूट सी वाइफ से झगड़ा हो गया? आदित्य कुछ नहीं बोलता तो प्रीत फिर से कहती है, वैसे मैंने तुमसे कभी बात तो नहीं की, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि जब से हम मिले हैं तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों करते हो? जब तुम्हारी दादी ने मुझ पर गन से शूट किया था तब भी तुमने मुझे बचाया। शादी के वक्त जब मैंने हमला किया तो बॉडीगार्ड की गन की बुलेट से भी बचाया। मुझे बचाने का रीज़न क्या है? आदित्य कुछ नहीं कहता और अपनी जगह से उठकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होकर कहती है, ये तो बता दो कि मुझे रीज़न कब बताओगे? आदित्य बिना रुके कार में बैठकर वहां से चला जाता है। प्रीत मुंह बनाते हुए कहती है, अजीब इंसान है, मैं उसके लिए यहाँ पर आई और वो खुद बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। पता नहीं काव्या इसे कैसे संभालती होगी। दर्द भरी रात खत्म होते ही एक सुनहरी सी सुबह चारों तरफ रोशनी फैलाए आती है। काव्या अपनी नींद से उठकर बैठ जाती है। काव्या अंगड़ाई लेती हुई सूरज की रोशनी को पाकर मुस्कुरा देती है। अकेले के पल बिताने के बाद काव्या अपने साइड में देखती है जो पूरी तरह से खाली थी। खुद को बेड पर अकेला देख काव्या वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जो खुला हुआ था। काव्या वक्त को देखने के मकसद से घड़ी देखती है जिसमें सुबह के 6 बज रहे थे। काव्या आदित्य को कमरे में ना देखकर खुद से ही धीरे से सवाल करती है, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए? थोड़ी देर तो काव्या अपने सवालों को घिरी सोचने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के दरवाजे को खोल काव्या अंदर जाती है। अंदर जाकर काव्या शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। अपने शरीर से खुद की साड़ी को निकाल काव्या साइड में रख देती है। शॉवर को ऑन करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद कर काव्या कुछ देर तक शांति से खड़ी रहती है। तभी काव्या को अपनी कमर पर किसी के हाथों का एहसास होता है। काव्या छुअन के एहसास को पहचान कर आंखें बंद करके ही मुस्कुरा देती है। काव्या धीरे से आंखें खोलती है तो उसके सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य काव्या की गर्दन की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों को उस पर फेरने लगता है। काव्या मदहोशी से अपनी आंखों को फिर एक बार बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की गर्दन को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। गर्दन से नीचे बढ़ते हुए आदित्य अपने घुटनों के बल बैठ काव्या के पेट को चूमने लगता है। होठों की छुअन से काव्या सिहर सी उठती है। थोड़ी देर तक तो काव्या को छुअन महसूस होती है, लेकिन बीतते वक्त के साथ छुअन कहीं गायब सी हो जाती है। काव्या झटके से अपनी आंखें खोल अपने पास देखती है तो वहां कोई नहीं होता। काव्या वॉशरूम के चारों ओर नजर फिराने लगती है। वॉशरूम में काव्या और उसकी खामोशी के सिवाय कोई नहीं होता। काव्या धीरे से अपने सिर पर मारते हुए कहती है, काव्या ये क्या हो गया है तुझे? उनके करीब ना होने पर भी इतने करीब उनको महसूस कर रही है। काव्या आप खुद को देखती है तो थोड़ी शर्मा सी जाती है। शार के पानी को बंद कर जाने को होती है कि उसे सामने टंगी आदित्य की वाइट शर्ट दिखती है। काव्या वो शर्ट लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। शर्ट को प्यार से छूते हुए काव्या शर्ट को किस कर लेती है। काव्या शर्ट को अपने सामने करके कहती है, आपने कल कहा था कि आप जल्दी आएंगे, पर आप नहीं आए और मैं तो सो भी गई। लेकिन आपने आज इतनी सुबह सुबह कमरे से जाकर मेरी नाराज़गी को बढ़ा दिया है। अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। फिर शर्ट को अपने सीने से लगाकर कहती है, लेकिन मैं आपसे बात किए बिना रह भी नहीं सकती। आई रियली मिस यू माई खड़ूस जिद्दी अनरोमांटिक हस्बैंड। इधर श्रेष्ठा हॉल में जाकर देखती है तो एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। श्रेष्ठा पीछे से देखकर ही समझ जाती है कि यह ध्रुव नहीं है, और वैसे भी ध्रुव आज जल्दी ऑफिस चला गया था। श्रेष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही वक्त में श्रेष्ठा उस आदमी के साइड पहुंच जाती है। वो आदमी दिखने में तो हैंडसम था, लेकिन उसकी उम्र ध्रुव से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। श्रेष्ठा उसे देखकर कहती है, जी आप कौन? वो आदमी जैसे ही श्रेष्ठा को देखता है देखता ही रह जाता है। श्रेष्ठा
ब्लैक ब्लाउज के साथ ब्लैक साड़ी में काफी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। साड़ी बहुत ज्यादा पतली थी जिससे श्रेष्ठा का गोरा बदन उभर रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मैम ये बॉस के भाई हैं। इतना बोलते ही सर्वेंट टेबल पर वाइन की बोतल और ग्लास रखकर चला जाता है। श्रेष्ठा को जब एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान रुद्रांश है तो वो नफरत से उसे देखने लगती है। वहीं रुद्रांश श्रेष्ठा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। पर मासूम फूल की कली इस डरावने जंगल में क्या कर रही है? श्रेष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसे तो ऐसा लगने लगता है कि वो अभी के अभी रुद्रांश को मार दे। रुद्रांश उठकर श्रेष्ठा के पास जाता है और अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला होता है कि दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, भाई। ध्रुव जल्दी से दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नजर अब ध्रुव पर चली जाती है। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश ध्रुव से नजरें हटाए श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, बताना जरूरी नहीं समझा तो नहीं बताया। वैसे यहाँ काम कैसे चल रहा है? या तुम काम कर भी रहे हो या फिर? ध्रुव जल्दी से कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। रुद्रांश की नजर बार बार श्रेष्ठा की कमर से होते हुए गर्दन तक जा रही थी। ध्रुव को जब उसकी नजरों का एहसास होता है तो वो श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर करीब करते हुए कहता है, भाई शी इज माई वाइफ, श्रेष्ठा ध्रुव सूर्यवंशी। रुद्रांश जैसे ही ये सुनता है तो श्रेष्ठा से नजरें हटाकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ओह, सिस्टर ऑफ श्रेया त्रिपाठी। श्रेष्ठा हैरानी से रुद्रांश को देखती है लेकिन ध्रुव थोड़ा भी हैरान नहीं होता। श्रेष्ठा को ऐसे हैरान देखकर रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। वो सोफे पर बैठकर वाइन की बोतल खोल ग्लास में डालता है और एक सिप लेते हुए कहता है, कई रातें गुजारी थी उसके साथ और आखिर में ध्रुव ने उसके साथ एक रात गुजारकर मार दिया। बोलते हुए रुद्रांश वाइन की एक सिप लेता है। श्रेष्ठा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा गुस्से से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसे आंखों से ही समझाने की कोशिश करता है। रुद्रांश दोनों को ऐसे देख डेविल स्माइल देते हुए कहता है, वैसे तुम श्रेया से ज्यादा खूबसूरत हो। मानना पड़ेगा ध्रुव, तुमने तो दोनों बहनों को चख लिया। यू। श्रेष्ठा गुस्से से कुछ कहने ही वाली होती है कि ध्रुव अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है। रुद्रांश अब अपनी वाइन पीने में बिजी हो जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है। उनको जाता देख रुद्रांश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, गुस्से में भी क्या खूबसूरती है, पर गलत जगह आकर फंस गई। ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी और मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की। ध्रुव समझाते हुए कहता है, काम डाउन वाइफी, मैं उनसे बात करता हूं ना। श्रेष्ठा अपना हाथ ध्रुव से झटके से छुड़ाकर कहती है, क्या बात करोगे तुम? उसे तो कुछ बोल नहीं पाए और अब मुझे कह रहे हो वो कमी। श्रेष्ठा इससे आगे कुछ बोलती ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को जोर से पकड़कर खींच लेता है और उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, नो वाइफी, इससे आगे नहीं। ही इज माई ब्रदर एंड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसे कोई शब्द। ध्रुव का चेहरा एकदम डार्क हो चुका था। श्रेष्ठा उसे देख बिल्कुल चुप हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर जाने लगता है तो श्रेष्ठा उसे बस जाता हुआ देखती रहती है। ध्रुव पीछे मुड़कर श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, वाइफी, भाई से दूर ही रहना। यू आर माई लाइफ, सो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ध्रुव के इतना बोलते ही श्रेष्ठा उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है। ध्रुव कुछ देर तक श्रेष्ठा को देखता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। ध्रुव हॉल में जाता है। रुद्रांश उसे देख खड़ा होकर पास जाता है और एकदम से गले लग जाता है। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? रुद्रांश कहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रुद्रांश को कसकर गले लगाकर कहता है, या ब्रो, आई एम फाइन। रुद्रांश ध्रुव से अलग होकर सोफे पर बैठने का इशारा करता है। ध्रुव सोफे पर बैठ जाता है तो रुद्रांश वाइन की एक सिप पीकर ध्रुव को देता है। ध्रुव रुद्रांश का झूठा वाइन लेकर पी लेता है। रुद्रांश एक सिगरेट लेकर जलाता है और एक कश खुद लेते हुए ध्रुव को देता है। ध्रुव सिगरेट लेकर उसके कश लेने लगता है। श्रेष्ठा ऊपर खड़ी गुस्से से ध्रुव को देख रही थी, जिसका अंदाजा ध्रुव को भी था, लेकिन वो श्रेष्ठा को एक नज़र तक नहीं देता। श्रेष्ठा गुस्से से खुद से बड़बड़ाती है, मना किया था सिगरेट पीने से, लेकिन इसे तो बस अपनी करनी है। मन तो कर रहा है दोनों भाइयों का बॉटल से सिर फोड़ दूं। इतना कहकर श्रेष्ठा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। सिगरेट खत्म होते ही ध्रुव रख देता है। रुद्रांश वाइन को फिर से ग्लास में डालते हुए कहता है, एनी अपडेट? ध्रुव खुद को संभालते हुए कहता है, नो भाई, वो अब आदित्य सिंघानिया के साथ रहती है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा उसे पकड़ना। रुद्रांश ध्रुव को देखता है जो उसे ही देख रहा था। रुद्रांश अपनी एक उंगली से ग्लास को फेरते हुए कहता है, ओके देन तुम उसे पकड़ने का प्रोसेस बंद कर दो। उसे मैं खुद अपनी बाहों में उठाकर लाऊंगा। तुम हमारी नई डीलिंग को संभालो। ध्रुव कंफ्यूज होकर, नई डीलिंग? रुद्रांश वाइन पीते हुए, यस, गर्ल्स स्मगलिंग।
ध्रुव हैरानी से रुद्रांश को देखता है और कहता है, बट ब्रो, हम ऑलरेडी इतने सारे इलीगल काम करते हैं, फिर ये सब क्यों? रुद्रांश ध्रुव को घूर कर देख कर कहता है, भूलो मत ध्रुव, तुम्हें मैंने बचपन से यही सब करना सिखाया है, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपनी वाइफ को संभाल। फिर ध्रुव से नज़रें हटाकर कहता है, वैसे भी इतनी सेक्सी और हॉट वाइफ है तेरी, पता नहीं किसकी नज़र में आ जाए। ध्रुव गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है और आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। रुद्रांश ध्रुव को देखकर डेविल स्माइल देता है और उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रुककर बोलता है, कल से तुम डीलिंग में ध्यान दोगे, गॉट इट? इस बार जब तक मुझे अपनी जाने मन नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये कहकर रुद्रांश सीटी बजाते हुए चला जाता है। ध्रुव उसे जाते देखकर धीरे से कहता है, कभी नहीं भाई, मैं काव्या को कभी आपके कब्जे में नहीं आने दूंगा। रात के वक्त काव्या बेड पर बैठी अपने फ़ोन चला रही थी। अचानक उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है जिसमें रात के 1 बज चुके थे। काव्या कब से आदित्य का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वक्त होने से भी वो फ़ोन उठाकर कॉल करने लगती है। उधर से फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। काव्या फ़ोन को देखती है और फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन जैसे आज उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देने वाला था। काव्या बहुत देर तक कॉल करती है, लेकिन हर वक्त उसे एक ही जवाब मिलता है, द नंबर यू आर डायल्ड इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज़ ट्राई यू लेटर। काव्या हार मानकर फ़ोन को साइड टेबल पर रखकर लेट जाती है। काव्या इधर से उधर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आदत से मजबूर उसकी आंख उसका साथ दे ही नहीं पा रही थी। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाती है और कहती है, इन्हें पता है कि मुझे इनके बिना नींद नहीं आती, इसके बावजूद न कुछ बता कर गए और ना अब बता रहे हैं। ऐसा कौन सी ज़रूरी मीटिंग पर है जो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखे हैं? ये आदत भी तो ऐसी लग गई है ना कि इनकी बाहों के बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। कहते हुए काव्या बेड से टिक कर बैठ जाती है। कुछ देर में काव्या की पलकें भारी होने लगती हैं और वो वैसे ही बैठी कर सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर सो रही थी। आदित्य काव्या को अच्छे से लिटाकर खुद भी बिना चेंज किए काव्या को बाहों में भरकर लेट जाता है। काव्या को जैसे इसी सुकून की तलाश हो, वो नींद में ही मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ फेरने लगता है। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त जैसे ही आदित्य की आंखें खुलती हैं, उसे काव्या का मासूम सा चेहरा दिखता है जो सुकून से सो रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। आंखों से देखकर मन नहीं भरता तो वो झुककर पहले काव्या के माथे को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को, और आखिर में धीरे से होठों को चूमकर पीछे होकर फिर से काव्या को देखने लगता है। कुछ देर में काव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है जो एकटक उसे ही देख रहा था। काव्या उठकर सीधे आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, कल आप सुबह जल्दी क्यों चले गए और कल रात को इतना लेट से क्यों आए? आपको पता है मैंने आपका कितनी देर तक इंतज़ार किया और पूरे 50 कॉल्स किए। आदित्य कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या की शिकायतों को सुन रहा था। आदित्य को कुछ भी बोलता ना देख काव्या फिर से कहती है, अब कुछ बोलिए, मैंने आपका कल से एक बार भी आवाज़ नहीं सुनी। आपको पता है मैं कितनी बेचैन हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। काव्या के ऐसे बोलते ही आदित्य काव्या की आंखों में गहराई से देखने लगता है, जिसमें आदित्य को कल ना देखकर बेचैनी साफ दिख रही थी। आदित्य काव्या को आंखों से अपने ऊपर लेटने का इशारा करता है तो काव्या मुस्कुराते हुए उसके ऊपर लेट जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वाइफी, किसी की इतनी ज़्यादा आदत लगना भी ठीक नहीं है। काव्या अपना चेहरा उठाकर कहती है, मुझे किसी की नहीं, बस आपकी आदत लग गई है। आदित्य बस काव्या को देखता है और फिर से कसकर पकड़ लेता है। काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए बैल्कनी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और कोई मुझसे कुछ छीनने वाला है। आदित्य, जो काव्या के बालों पर हाथ फेर रहा था, वो एकदम से रुक जाता है। काव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य नज़रें हटाकर अपने फ़ोन को लेकर देखने लगता है। काव्या आदित्य से फ़ोन छीनकर साइड टेबल पर रखती है और थोड़ा ऊपर होकर आदित्य की गर्दन के पास अपना सिर रखती है और आदित्य के हाथ को पकड़कर अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लेती है और शिकायती लहजे में कहती है, आपका ये फ़ोन हमेशा हमारे बीच आ जाता है। जब आप दूर रहेंगे तब तो बंद रहता है और जब आप सामने रहते हैं तो हर वक्त हमें डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं, फिर उठकर रेडी हो जाते हैं। काव्या तैयार होकर कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। काव्या सवालिया नज़रों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य बिना कुछ बोले काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या हैरानी से, आप ये क्या कर रहे हैं? काव्या की बातों का बिना कोई जवाब दिए आदित्य कमरे से उसे लेकर जाने लगता है। आदित्य सीढ़ियों से उतरने लगता है।
ब्रेकफास्ट के लिए सब हॉल में मौजूद हैं। सबकी नज़र काव्या को गोद में लिए आदित्य पर पड़ती है। काव्या तो शर्म से लाल हो जाती है। काव्या धीरे से कहती है, प्लीज़ मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं हमें। लेकिन आदित्य काव्या की एक नहीं सुनता और सीधे हॉल से होते हुए बाहर लेकर चला जाता है। सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी, बस विशाखा और अर्जुन को छोड़कर। वैसे तो दोनों अब काव्या के लिए खुश थे, लेकिन आगे का सोचकर उनके अंदर का डर उनको मुस्कुराने से रोक रहा था। काव्या आदित्य को बाहर ले जाता देखकर सवाल करती है, क्या हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? आदित्य काव्या के गाल पर किस करते हुए कहता है, करेंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लो। माया जो वहाँ खड़ी होती है, आदित्य को काव्या को किस करता देख मुस्कुरा देती है। काव्या चारों तरफ देख शर्म से पलकें झुका लेती है, क्योंकि उनके अलावा वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और गार्डन पर काम करने वाले भी थे। आदित्य काव्या को आगे वाली सीट पर बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगता है। काव्या बस आदित्य को निहार रही थी। वहीं आदित्य कार चलाने में व्यस्त था। इसके बावजूद उसे काव्या की नज़रों का भी एहसास था। कुछ ही देर में दोनों समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां आदित्य के बॉडीगार्ड्स पहले से मौजूद थे। उनके अलावा वहां पूरा तट खाली था। आदित्य काव्या को लेकर चेयर पर बैठाता है। एक लड़की आकर दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट देखकर काव्या का चेहरा खिल जाता है। ब्रेकफास्ट में सब उसके मनपसंद का था। काव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है, क्या आज कुछ स्पेशल है? आदित्य जवाब देता है, नहीं, लेकिन आज के दिन को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आज मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा है। काव्या जल्दी से कहती है, इसका मतलब आज आप मेरे साथ वक्त बिताने वाले हैं? आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन चारों तरफ बॉडीगार्ड्स को देखकर काव्या मुंह बनाकर कहती है, हमारे स्पेशल वक्त बिताने में इनका क्या काम? आदित्य चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बॉडीगार्ड्स को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। काव्या उदास सा मुंह बना लेती है। काव्या को ऐसे देख आदित्य किसी को कॉल करता है और सख्ती से कहता है, ऑल गो अवे फ्रॉम हेयर। ये बोलकर कॉल कट करके साइड टेबल पर रख देता है। अब काव्या चारों तरफ देखती है तो सारे बॉडीगार्ड्स वहां से जा रहे थे। उनको जाता देखकर काव्या के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद काव्या आदित्य के कंधे पर सिर रखकर रेत पर बैठकर समुद्र से आते जाते पानी को देखने लगती है। समुद्र के इस पानी के शोर से वहां की खामोशी खत्म होती जा रही थी। आदित्य काव्या से अलग होकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। पहले तो काव्या हैरान होती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए आदित्य के बालों पर हाथ फेरने लगती है। आदित्य अपने हाथ को काव्या के गाल पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। काव्या कंफ्यूज्ड होकर आदित्य को देखती है, फिर कुछ याद आते ही वो मुस्कुराते हुए कहती है, हमने आपको माफ़ कर दिया। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था कि आपके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए आपने मुझे मना किया था। आदित्य थोड़ी देर तक काव्या को देखता रहता है, फिर अपने हाथों को काव्या की गर्दन पर ले जाकर थोड़ा झुका देता है और ख़ुद थोड़ा उठकर माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत भोली हो। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है तो आदित्य अपनी आंखें बंद करके काव्या की कमर पर हाथ लपेटकर अपने चेहरे को उसके पेट में छुपा लेता है। आदित्य की सांसों को अपने पेट पर महसूस करते ही काव्या सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने के बाद काव्या आदित्य से अलग होकर समुद्र के पानी की तरफ जाती है। काव्या लहरों को छोड़ते पानी के साथ कभी आगे जाती तो कभी पीछे होती। ये करते हुए उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आदित्य दूर खड़ा एकटक बस काव्या की खुशियों को देख रहा था। काव्या बिल्कुल बच्चों की तरह खुश होकर समुद्र के पानी में खेल रही थी। उसे ऐसे देखकर आदित्य को बहुत सुकून मिलता है। वो अपने दोनों हाथों को जेब में रख बिल्कुल शांत खड़ा था। बहुत देर तक जब काव्या पानी से बाहर नहीं निकलती तो आदित्य जाकर उसे खींचते हुए लाता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें और देर तक रहना है। आदित्य काव्या को घूर करके देखता है तो काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़ और थोड़ी देर तक रहने दीजिए, मैं सच्ची कह रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर सख्ती से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। काव्या उदास सा चेहरा बना लेती है। उसे ऐसे देखकर आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को नीचे उतारता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर काव्या की तरफ बढ़ा देता है। चॉकलेट देखकर काव्या बच्चों जैसे खुश होकर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। उससे पहले आदित्य अपने हाथों को पीछे कर लेता है। काव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य वार्निंग देते हुए कहता है, 5 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काव्या चॉकलेट को देख मासूमियत से सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य काव्या की तरफ चॉकलेट बढ़ा देता है तो काव्या झट से ले लेती है और खोलकर मज़े से खाने लगती है। चॉकलेट खाते हुए काव्या चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो काव्या को देखने लगता है जिसके होंठों पर चॉकलेट लगी थी। आदित्य काव्या की तरफ झुकने लगता है
वो उसके होठों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि काव्या पीछे होकर अपनी जीभ से होठों का चॉकलेट खा लेती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, इस बार मैं आपको चॉकलेट को बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करने दूंगी। आदित्य काव्या के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, मैं चाहूँ तो अब भी चॉकलेट का टेस्ट ले सकता हूँ। कहते हुए आदित्य अपनी जीभ निकालकर अपने होठों पर फेरने लगता है। काव्या को जब आदित्य की बात समझ आती है तो शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य काव्या से दूर होकर बैठ जाता है। वक्त बिताते हुए दोपहर के 12 बज जाते हैं। आदित्य अब काव्या को मॉल लेकर जाता है। काव्या मॉल के अंदर जाकर देखती है तो पूरा मॉल खाली था। वहाँ काम करने वाले लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैनेजर दोनों का वेलकम करते हैं। आदित्य मैनेजर को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वो चला जाता है। काव्या चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये मॉल इतना खाली क्यों है? आदित्य जवाब देता है, ये हमारा ही मॉल है तो मैंने खाली करवा दिया। काव्या कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, लोग होते तो अच्छा लगता ना। आदित्य काव्या को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है या उन लोगों के साथ? काव्या आदित्य की बातों को सुन हैरानी से उसे देखती है, फिर चिढ़ते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आपके साथ। आदित्य तुरंत बोलता है, तो लोगों पर नहीं मुझ पर ध्यान दो। काव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहती है, ओह समवन फील जेलस। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, यस आई फील जेलस। काव्या मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आदित्य की गले पर लपेट कर कहती है, मिस्टर हस्बैंड आपको इतनी जेलसी कब से होने लगी? आदित्य की पकड़ ढीली हो जाती है। काव्या हाथ हटाकर आदित्य से दूर होती है और मुस्कुराते हुए एक शॉप में घुस जाती है। शॉप के अलग अलग तरह के कपल गिफ्ट्स थे। कांच के बने कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। काव्या गिफ्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो एक जगह जाकर रुक जाती है और गिफ्ट को उठाकर देखने लगती है। ये गिफ्ट बिल्कुल आदित्य और काव्या की पहली मुलाकात की तरह था, जिसमें लड़की ने सेम उस वक्त काव्या की जिस तरह की ड्रेस पहनी थी, ऊपर टॉप जो उसकी कमर को दिखा रहा था और लॉन्ग स्कर्ट। लड़के ने भी सेम ब्लैक कलर की शर्ट के साथ कैजुअल ब्लैक पैंट पहना था जैसे आदित्य ने उस वक्त पहना था। उस कांच का बना लड़का लड़की की कमर से पकड़े हुए था, बिल्कुल सेम पोजीशन में जब आदित्य ने काव्या को पकड़ा था। काव्या उस गिफ्ट को देखकर उसी में खो गई। आदित्य जब काव्या के हाथ में देखता है तो वो भी उसी में खो जाता है। कुछ सोचते हुए काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहती है, हमें ये लेना है। आदित्य गिफ्ट से नजरें हटाकर काव्या को देखकर कहता है, ले लो। काव्या खुश होकर वहाँ के शॉपकीपर को पैक करने के लिए कहती है। मॉल में वक्त बिताते बिताते रात के 8 बज जाते हैं। काव्या ज़्यादा कुछ तो नहीं लेती, लेकिन आदित्य के साथ मूवी देखती है और बहुत सारे गेम्स भी खेलती है। मॉल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य से बात करती है। आज काव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे आदित्य का ऐसे मिलकर एक अलग ही ज़िंदगी मिल गई थी। आदित्य मॉल से काव्या को एक होटल में लेकर जाता है। ये होटल भी आदित्य ने ही खरीदा था। होटल के टेरेस पे जब दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख काव्या की तो खुशी से फूल ही नहीं समाती। टेरेस में हर तरफ गुलाब के फूलों और लाइटिंग से सजाया गया था। वहाँ 2 चेयर और एक टेबल थी जिसमें 3 कैंडल्स चल रही थी। उसमें सामने एक फ्लावर पॉट था जिसमें सिर्फ रेड गुलाब के फूल थे। फर्श पर दरी बिछी थी और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर कर रखा गया था। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है और चेयर पर बिठा देता है। काव्या चारों ओर के नज़ारे देखने में व्यस्त थी। ऊपर से चांद की रोशनी इस खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक वेटर आकर डिनर सर्व करके चला जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और कुछ वक्त शांत से होटल के ऊपर से शहर के नज़ारों को देखते हैं। तभी आदित्य काव्या ने जो हाथ रेलिंग पर पकड़े हुए था उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुश हो ना वाइफी? काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है और कहती है, मैं खुश नहीं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपना एक हाथ काव्या की पीठ पर और दूसरा उसके बालों को सहलाने लगता है। वो बहुत शांति से कहता है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना वाइफी। काव्या कसकर आदित्य को पकड़कर कहती है, सिर्फ मैं नहीं, हम कहिए, हम हमेशा ही ऐसे ही खुश रहेंगे। आदित्य काव्या को टाइटली गले लगा लेता है। होटल से दोनों सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। काव्या दिन भर के चलते थक कर चूर हो गई थी। वो कार रुकने से आंखें बंद करके ही कहती है, अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं चलकर कमरे तक जा सकूं। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और ड्राइविंग सीट से बाहर जाकर काव्या की तरफ आकर उसे गोद में उठा लेता है। काव्या आंखें बंद किए हुए मुस्कुराते हुए कहती है, कितना परेशान करती हूँ ना मैं आपको। आदित्य अंदर जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से मिली हर परेशानी मंजूर है, लेकिन तुम परेशान हो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य हॉल से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और सीधे कमरे में चला जाता है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा दोनों को देख रहा था।
कमरे में पहुंचते ही आदित्य काव्या को बेड पर लिटाकर दरवाजे को बंद कर देता है और काव्या की सैंडल्स को निकालकर उसके बगल में लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही काव्या उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेता है। करीब रात के 1 बजे आदित्य अपनी आंखें खोलता है। काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य काव्या को कुछ देर तक देखता है, फिर अपने हाथ को काव्या के गाल पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, तुम्हें आखिरी बार करीब रखकर बस खुशी देखना चाहता था, इसीलिए मैं वापस आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। ये कहते हुए आदित्य उठने लगता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता क्योंकि काव्या ने अब भी आदित्य की शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ रखा था। ये देखकर आदित्य काव्या के हाथों को खुद से शर्ट से छुड़ाने लगता है, लेकिन आदित्य की कोशिश नाकाम सी होने लगती है। वो जितनी बार काव्या के हाथों से शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता, काव्या और कसकर पकड़ लेती। बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद आदित्य किसी तरह से अपनी शर्ट को छुड़ा लेता है और उठकर बैठ जाता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या की हरकत से आदित्य अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर एक बार काव्या की पकड़ से खुद को आज़ाद करके बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आदित्य के उठने से काव्या नींद में भी बेचैन होने लगती है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य दूसरी तरफ से जाकर काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सहलाने लगता है। काव्या की बेचैनी अब भी खत्म नहीं होती। वो पलटकर आदित्य को फिर एक बार पकड़ लेती है। आदित्य हार मानकर काव्या के बगल में ही लेट जाता है और बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या की बेचैनी पल भर में कहीं खो सी जाती है। वो सुकून से सो जाती है। कुछ वक्त बाद जब आदित्य को एहसास होता है कि काव्या अब बिल्कुल नहीं हिल रही, तो वो बहुत धीरे धीरे से काव्या से अलग होकर जमीन पर घुटनों के बल खड़ा होकर काव्या के दोनों हाथों को थाम लेता है। आदित्य झुककर काव्या के हाथों को चूम लेता है और कहता है, वाइफी अपना ख्याल रखना और मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मुझे पता है इतने वक्त मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें मेरी आदत लग चुकी है, लेकिन आदत तो कभी ना कभी छूट ही जाती है ना वाइफी। तुम्हारी आदत भी छूट जाएगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ तुम्हारी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ों से बहुत छोटी होगी। इतना कहकर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर तक वो वैसे ही काव्या को बहुत देर तक निहारने लगता है और फिर काव्या के हाथ को छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। काव्या को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूमकर फिर एक बार खड़े होकर जी भरकर काव्या को देखता है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो अपने फ़ोन से काव्या का फ़ोटो खींच लेता है। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल से होते हुए जाने लगता है कि तभी एक आवाज़ आदित्य के चलते कदमों को रोक देती है। आदि। ये आवाज़ सुनकर आदित्य रुक तो जाता है, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि ये आवाज़ किसकी है। अर्जुन, जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा आदित्य को रोक दिया था, वो सीढ़ियों से उतरकर वहीं खड़ा हो जाता है। अर्जुन घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ये सवाल सुनते ही आदित्य ने जो कदम रोक रखे थे वो उसे बढ़ाते हुए आगे जाने लगता है कि तभी फिर एक बार अर्जुन कहता है, कब तक यूँ अपनों से दूर रहोगे आदि? आदित्य के कदम फिर एक बार रुक जाते हैं। अर्जुन अब आगे बढ़कर आदित्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक अर्जुन आदित्य को देखते हुए कहता है, अपनी किस्मत से भाग रहे हो। आदित्य अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन आदित्य के पास आकर कहता है, मुझे पता है उस दिन तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए तुम अब काव्या से दूर जा रहे हो। आदि, तुमने अब तक अपनी किस्मत से भागना नहीं छोड़ा। हर बात की तरह अपनी किस्मत से डरकर तुम भाग रहे हो। उस वक्त माँ को तकलीफ दे गए थे और आज काव्या को दे रहे हो। आदित्य अर्जुन को देखकर कहता है, मैंने किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है। अर्जुन थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, तो फिर तूने क्यों उस माँ को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, जिसने तुम्हें 9 महीनों तक अपनी कोख में रखा था, और अपने परिवार के साथ परायों की तरह क्यों व्यवहार करते हो? पहले तो मुझे भी समझ आता है कि तुझे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन जब तू ठीक हो गया तो फिर तूने उस वक्त माँ की ममता को क्यों ठुकरा दिया? अपनों को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य चुप होकर नजरें फेर कर खड़ा हो जाता है। अर्जुन की ऊंची आवाज़ बस हॉल में ही गूंजती रह गई। सिंघानिया विला का हर एक कमरा साउंड प्रूफ था। न हॉल की आवाज़ किसी कमरे में जा सकती थी और न ही किसी कमरे की आवाज़ बाहर आती थी। आदित्य को यूं नजरें फेर कर चुपचाप खड़ा देख अर्जुन कहता है, मैं बताता हूँ तूने क्यों माँ और परिवार को नहीं अपनाया। क्योंकि तू अपनी किस्मत से डरता है। माँ के करीब जाकर अगर फिर से किस्मत ने तुझसे उसे दूर कर दिया तो इस बात से तू डरता है। तुझे पता भी है तेरे इस डर की वजह से माँ कितनी तकलीफ में जीती आ रही है। वो हर पल तेरे लिए तड़पती हैं, लेकिन तू। बोलते हुए अर्जुन आदित्य को देखता है। आदित्य गुस्से से अर्जुन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है,
हाँ, मैंने इसीलिए ही माँ को कभी खुद के करीब नहीं आने दिया। अकेलेपन का दर्द क्या होता है ये आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने बचपन से अपने परिवार के साथ जिया है, लेकिन मैंने जन्म लेते ही अकेलेपन के दर्द को जिया है। और क्या कहा आपने? मैं अपनी किस्मत से डरता हूँ। तो हाँ, मैं डरता हूँ अपनी किस्मत से। मेरी किस्मत ने हमेशा मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी दर्द पहुँचाया है। मैं अपनी किस्मत की वजह से कभी किसी को दर्द नहीं पहुँचाना चाहता, इसीलिए मैं हमेशा दूसरों से दूर रहता हूँ। अर्जुन आदित्य के कंधे पर दोनों हाथों को रखकर कहता है, आदि तू लड़ता क्यों नहीं अपनी किस्मत से? हर बार तू किस्मत को अपनी मनमानी क्यों करने देता है? आदित्य फिर एक बार चुप हो जाता है। अर्जुन थोड़ा पीछे होकर बोलता है, और ये जो तू किस्मत से डरकर काव्या को छोड़कर जा रहा है, तुझे क्या लगता है तू उसके साथ सही कर रहा है? वो तेरे जाने से तुझे भूल जाएगी। अगर तू ये सोच रहा है तो तू गलत है। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, आदि, काव्या तुझसे प्यार करने लगी है, और प्यार के ना होने पर जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जिंदगी भर इतने दर्द देती है कि इंसान पागल हो जाता है। अर्जुन आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहता है, और तू भी तो काव्या से प्यार करने लगा है। तू बता, क्या तू कभी काव्या से दूर रह सकता है? आदित्य तुरंत बोलता है, कोई प्यार नहीं है हम दोनों के बीच में। रिश्तों की वजह से बस करीब आ गए थे, एक दूसरे से बस लगाव हो गया है, साथ रहकर बस आदत लग गई है। अर्जुन बीच में बोलता है, काव्या की कसम खाकर बोल, जो तूने अभी कहा वो सच है और तू काव्या से प्यार नहीं करता। आदित्य बिल्कुल चुप होकर नजरें झुका लेता है तो अर्जुन कहता है, क्या हुआ, नहीं खा सकता ना तू काव्या की झूठी कसम? आदित्य अब पलट कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, तभी अर्जुन फिर एक बार कहता है, मत करना भाई ऐसा। क्या तू काव्या को दर्द में तड़पाना चाहता है? वो मर जाएगी तेरे बिना। तुझे अपने इमोशंस छुपाने आते हैं, दर्द छिपाना आता है, लेकिन काव्या को नहीं आता, वो टूटकर बिखर जाएगी। आदित्य अर्जुन की तरफ मुड़कर देखता है तो अर्जुन हैरान रह जाता है, क्योंकि आदित्य की आंखों में आंसू थे। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है, तो और मैं क्या करूं भाई, अपनी वजह से मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। आदित्य को ऐसे आंसू बहाता देख अर्जुन के दिल में दर्द सा उठता है। वो दौड़कर आदित्य के पास जाता है और घुटनों के बल खड़ा होकर आदित्य को गले लगा लेता है। आदित्य अर्जुन को कसकर पकड़ लेता है। उसे भी इस वक्त किसी अपने के साथ की बहुत ज़रूरत थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आदित्य के इमोशंस बाहर आए थे। बहुत देर तक आदित्य अर्जुन के गले लगे हुए ही रहता है। प्लीज़ भाई उसका ख्याल रखना, ये बोलकर आदित्य झटके से अर्जुन से अलग होता है और तेज़ कदमों से बाहर निकल जाता है। अर्जुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उससे पहले ही तेज़ रफ्तार में आदित्य की कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। अर्जुन कार को देखते हुए कहता है, नहीं आदि, तू काव्या को कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तुझे वापस आना ही होगा, तुझे अपने डर को ख़त्म करना ही होगा, किस्मत से तुझे लड़ना ही होगा। सुबह की एक नई किरण सभी के जीवन में एक रोशनी लेकर उगती है। काव्या कसमसाते हुए उठकर बैठ जाती है और बेड के साइड में देखती है। आदित्य को ना देखकर काव्या को बेचैनी होने लगती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि काव्या आदित्य को ना देखकर बेचैन हो रही थी। काव्या उठकर खड़ी होती है और वॉशरूम से लेकर पूरे कमरे में चेक करती है। काव्या ऐसे ही कमरे से बाहर निकलकर आदित्य को स्टडी रूम में देखती है तो वहाँ भी आदित्य नहीं होता। काव्या फिर से कमरे में जाकर आदित्य को कॉल करने लगती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, फ़ोन हाथ में रखते ही क्यों है जब कॉल रिसीव ही नहीं करना होता। काव्या के दिल की धड़कन अब डर से तेज़ होने लगती है। काव्या अपनी धड़कन के पास हाथ रखकर कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है। काव्या किसी तरह से रेडी होकर नीचे चली जाती है। अब भी काव्या की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। काव्या डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ तो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। काव्या अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है। काव्या के ऐसे अचानक खड़े होने से सब उसे देखने लगते हैं। अरुणी देवी काव्या की प्लेट को देखती हैं, जिसमें नाश्ता वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। अरुणी देवी काव्या को देखकर पूछती है, क्या हुआ काव्या, आप ठीक है? काव्या बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहती है, पता नहीं दादी, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, बहुत डर लग रहा है। अरुणी देवी काव्या की बेचैनी देख परेशान होकर कहती हैं, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? काव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है। काव्या डाइनिंग टेबल से साइड होकर कहती है, हमें मंदिर जाना है। अरुणी देवी ठीक है में जवाब देती हैं तो काव्या वहाँ से जाने लगती है। तभी अनुराग खड़ा होकर कहता है, मैं भी भाभी के साथ जाऊँगा। अरुणी देवी अनुराग को देखकर हाँ में सिर हिला देती हैं। अनुराग और काव्या बाहर जाते हैं। दोनों कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से अर्जुन कहता है, अनुराग मैं भी जाऊँगा। अर्जुन दोनों के पास जाकर चलने के लिए कहता है। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनुराग अर्जुन के साथ पीछे बैठ जाता है और काव्या पीछे बैठ जाती है।
कार सिंगानिया विला से निकल जाती है। काव्या बार बार आदित्य को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। काव्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन मिरर से काव्या की बेचैनी को ही देख रहा था। अर्जुन से रहा नहीं जाता। वो मिरर से काव्या को देखते हुए कहता है, काव्या, आदि किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया है। ये सुनकर काव्या की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, हमें उनसे बात करनी है। काव्या को रोते देखते ही अनुराग अर्जुन को कार रोकने के लिए कहता है और खुद पीछे जाकर बैठ जाता है। अर्जुन अब फिर से कार स्टार्ट करता है। अनुराग काव्या के आंसुओं को पोंछकर गले लगा लेता है और कहता है, भाभी आप रोइए मत, आदि भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे। काव्या अनुराग को कसकर पकड़ लेती है। अनुराग काव्या की पीठ को रब करने लगता है। वहीं आगे बैठा अर्जुन मन ही मन कहता है, देख रहा है ना आदि, काव्या को तो अब तक कुछ पता भी नहीं, फिर भी उसे इतनी तकलीफ हो रही है। जब उसे पता चलेगा कि तू उससे दूर चला गया तो पता नहीं क्या होगा। हम कैसे संभालेंगे काव्या को। अनुराग काव्या को शांत करने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, यह आपने अच्छा नहीं किया आदि भाई, भाभी को ऐसी तकलीफ में छोड़कर जाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हुए अनुराग काव्या को देखता है, जो अब थोड़ा शांत हो चुकी थी। अनुराग काव्या की पीठ को लगातार धीरे धीरे रब करने लगता है। रात के वक्त जब अर्जुन और आदित्य बात कर रहे थे तब अनुराग किचन में ही था। वो पानी लेने के लिए बाहर आया था तो उसने अर्जुन और आदित्य की सारी बातें सुन ली। आदित्य के दर्द को देखकर अनुराग को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आया, बल्कि चुपचाप किचन पर छुपकर दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद कार रुकती है। अनुराग काव्या से अलग होने के लिए उसे देखता है तो काव्या सो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। नींद में भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। काव्या को सोते देखकर अर्जुन अनुराग को देखता है। अनुराग अर्जुन को इशारे से कार साइड में लगाने के लिए कहता है। अर्जुन बात मानते हुए साइड में कार लगा देता है। अनुराग अपना एक हाथ काव्या के बालों को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को। अर्जुन चुपचाप मिरर से काव्या को ही देखने लगता है। करीब 1 घंटे तक कार में शांति रहती है। तभी काव्या थोड़ा हलचल करते हुए आंखें खोलती है। अनुराग से अलग होकर वो दोनों को देखने लगती है। अनुराग कार से बाहर निकल जाता है और एक हाथ बढ़ाकर कहता है, चलें भाभी। काव्या अनुराग को एक नज़र देखती है और अपना हाथ बढ़ा देती है। काव्या कार से बाहर निकलती है और तीनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। काव्या पूजा करती है तो उसे बहुत शांति मिलती है। अर्जुन काव्या को ही देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर पानी की तरफ मुंह करके बहुत ही श्रद्धा से पूजा कर रही थी। लड़की पीले रंग की साड़ी और सिंपल लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की तो उससे नजरें ही नहीं हटती। वो एकटक उसे देखने लगता है। अर्जुन के कदम अपने आप उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस लड़की के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे खड़े होते ही अर्जुन को उस लड़की की गर्दन के पीछे तिल दिखता है, जो उसकी गर्दन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। अर्जुन उस तिल को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। बहुत देर तक उसकी नज़रें वहीं रहती हैं। वो लड़की पूजा खत्म होते ही पीछे पलटती है। अर्जुन के इतने करीब होने की वजह से वो लड़की अर्जुन को देखकर संभल नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए सीधे पानी में गिरने वाली होती है कि अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। गिरने के डर से जो लड़की ने आंखें बंद करके रखी थी, अर्जुन के पकड़ने से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही वो बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखती है। वहीं अर्जुन तो उसकी आंखों में ही खो जाता है। अर्जुन एक सीढ़ी उतरकर उस लड़की को खींच लेता है। अर्जुन के हाथ लड़की की कमर पर चले जाते हैं। वहीं वो लड़की एकदम बस अर्जुन को ही देख रही थी। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, प्रीत ही थी। प्रीत की धड़कन अर्जुन को इतने करीब देखकर तेज हो जाती है। प्रीत के दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर थे और दोनों की नज़रें बस एक दूसरे की आंखों में थी। नज़रों में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो इस वक्त मंदिर में है। वहाँ पूजा करने आए लोग बस दोनों को ही देख रहे थे। दोनों वैसे के वैसे ही खड़े थे कि तभी अनुराग की आवाज़ आती है, भाई। अर्जुन प्रीत को ऐसे ही पकड़े पीछे देखता है। अनुराग प्रीत को देखने की कोशिश करने लगता है लेकिन देख नहीं पाता। अनुराग प्रीत को देखने की कोशिश छोड़कर अर्जुन को देखते हुए कहता है, भाई भाभी ने पूजा कर ली, हम कार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अर्जुन बस सिर हिला देता है। अनुराग वहाँ से चला जाता है। अर्जुन आगे प्रीत को देखने लगता है जो अब भी उसे देख रही थी। अर्जुन धीरे से प्रीत को छोड़कर कहता है, आर यू फाइन? प्रीत जवाब न देकर खुद अर्जुन से सवाल करती है, आर यू मैरिड? अर्जुन प्रीत के सवाल से हैरान रह जाता है। अर्जुन को हैरानी में देखकर प्रीत थोड़ा पीछे होकर कहती है, एक्चुअली आप मैरिड जैसे दिखते नहीं, इसीलिए जब आपके भाई की बात सुनी तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, बस इसीलिए पूछ लिया। प्रीत की बात सुन अर्जुन शरारत से मुस्कुराते हुए प्रीत के करीब जाकर कहता है, सो मुझसे शादी करने का इरादा है? प्रीत भी उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखते हुए कहता है,
पहली ही मुलाकात में शादी का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीत जवाब देती है, शायद आपकी पहली मुलाकात हो, पर मेरी तो यह तीसरी मुलाकात है। अर्जुन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, यू मीन तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो? प्रीत अर्जुन को देख मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, बाय द वे, आई एम अर्जुन सिंघानिया। प्रीत अर्जुन के हाथ को देखती है। वो जिस हाथ को थामना चाहती थी उसका हाथ खुद के लिए आगे देखकर प्रीत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो। प्रीत मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और जवाब में कहती है, प्रीत। वो इतना बोलते ही रुक जाती है और अर्जुन को देखने लगती है, जो उसके पूरे नाम को जानने के लिए इंतजार कर रहा था। प्रीत को इस बात का डर था कि अगर अर्जुन को पता चला कि वो राठौर परिवार की बेटी है तो शायद वो बात भी ना करे, क्योंकि दुश्मनी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन किसी ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। अरुणी देवी ने कभी ये नौबत आने ही नहीं दी कि राठौर परिवार के सदस्य को अपने पोते पोतियों को दिखाएं। प्रीत के अधूरे जवाब से अर्जुन कहता है, प्रीत, और इसके आगे? प्रीत अपने डर को छुपाते हुए कहती है, क्या जान पहचान बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रीत काफ़ी नहीं? अर्जुन थोड़ा रुककर कहता है, काफ़ी तो है, बट। कहते हुए अर्जुन रुकता है, फिर अपने खोए हुए अंदाज में कहता है, प्रीत, नाइस नेम। प्रीत मुस्कुराते हुए अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। अर्जुन वहीं खड़ा प्रीत को जाते हुए देखकर कहता है, तुम पर यह साड़ी बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। प्रीत की धड़कन एकदम से बढ़ जाती हैं और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। प्रीत मुड़कर अर्जुन को देखती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। अर्जुन सीढ़ियों से चढ़कर प्रीत के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, क्या तुम यहाँ हमेशा आती हो? प्रीत थोड़ी हैरान होकर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन कहता है, एक्चुअली तुम्हें कभी देखा नहीं आज तक, तो पूछ लिया। प्रीत शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, सो मुझसे फिर से मिलने का इरादा है? अर्जुन प्रीत की बातों को समझते हुए खुद भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ हमेशा आती हो तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। प्रीत अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहती है, पहली ही मुलाकात में मुझसे फिर से मिलने का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अर्जुन को चुप देखकर प्रीत हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसते देखकर अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, अब हंसकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने का ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्रीत अपनी हंसी रोककर कहती है, एक्चुअली मैं मंदिर रोज़ ही आती हूँ। ये कहकर प्रीत अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन को प्रीत की आंखों में बहुत अजीब से एहसास दिखते हैं। अर्जुन प्रीत से नज़रें हटाकर कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन प्रीत की बात बिना सुने और देखे चला जाता है। प्रीत बस एक टक अर्जुन को जाते हुए देखती रहती है। अर्जुन कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और पीछे मुड़कर काव्या को देखकर कहता है, अब तुम ठीक हो? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। काव्या कुछ सोचते हुए कहती है, उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा? अर्जुन काव्या के मासूम चेहरे को देखता है और सीधे होकर बैठकर कहता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो तो आदि फ़ोन पर बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया कि वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा है। काव्या शिकायत करते हुए कहती है, एक बार मुझे बताकर तो जाते, या कोई मैसेज ही कर देते। अर्जुन काव्या को देखकर कहता है, काव्या, एक बात कहूँ? काव्या अर्जुन को देखकर हाँ में सिर हिला देती है तो अर्जुन एकदम सीरियस होकर कहता है, भूल जाओ आदि को और मुझसे शादी कर लो। काव्या हैरानी से अर्जुन को देखती है। वहीं अनुराग का भी यही हाल था। अनुराग हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि अर्जुन कोई मजाक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। कार का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। अर्जुन काव्या के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। अर्जुन की बात और रिएक्शन देखकर काव्या भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अनुराग भी दोनों को ही देख रहा था। तभी अचानक अर्जुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अनुराग और काव्या कन्फ्यूज़न में अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन दोनों को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सीरियसली यू आर अ वेरी इनोसेंट काव्या। काव्या अब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, लेकिन अनुराग समझ जाता है कि अर्जुन सिर्फ काव्या से मजाक कर रहा था। काव्या को ऐसे कन्फ्यूज़ देखकर अर्जुन कहता है, सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस देखने थे। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, और अगर तुम आदि को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन आई विंक करता है। काव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है। ये देखकर दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। काव्या शर्म से नज़रें झुकाए मुस्कुराने लगती है। काव्या को मुस्कुराते देख दोनों को ही सुकून मिलता है। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए प्रीत की आंखों के एहसास के बारे में सोचने लगता है। वो खुद से मन ही मन कहता है, तीसरी मुलाकात में ही उसकी आंखों में मेरे लिए वो एहसास? नहीं, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन कैसे? काव्या पीछे बैठी पिछले दिनों आदित्य के साथ बिताए पल को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। कार सिंघानिया विला आकर रुकती है। तीनों अंदर जाते हैं। काव्या को देखते ही विशाखा जी उसके पास आकर कहती हैं, काव्या, अब आप ठीक हैं?
काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। विशाखा जी किचन में जाकर काव्या के लिए नाश्ता लाती हैं और डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद भी बैठ जाती हैं। काव्या नाश्ता करके कुछ देर तक हॉल में बैठती है, फिर कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर काव्या कल की लाई हुई गिफ्ट को निकालती है और बड़े गौर से देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आपके ना होने की बेचैनी इस कदर मुझे डरा रही है जैसे आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए हो। पर आपकी बातें हमें उस डर से दूर कर रही है जो हर पल आपको मुझसे दूर ना करने की दावा करती हैं। कहते हुए काव्या गिफ्ट को साइड में रखती है और साइड में रखी शादी की फ़ोटो को उठाकर सीने से लगा लेती है और धीरे से कहती है, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाइए, आपके बगैर रहना हमसे नहीं होगा। दिन बीतते चले गए और आदित्य को गए हुए एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में काव्या लगातार आदित्य से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन उधर से उसका फ़ोन सिर्फ स्विच ऑफ बताता। इससे काव्या बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाया करती थी। लेकिन काव्या को संभालने के लिए अर्जुन और अनुराग हमेशा आगे आकर खड़े हो जाते थे। उनके साथ रहते हुए काव्या कभी दुखी नहीं होती। अनुराग तो बहुत ज़्यादा काव्या का साथ देता था। काव्या के साथ उसकी बॉन्डिंग ही कुछ अलग थी। अर्जुन और अनुराग बेंच पर बैठे हुए थे और काव्या कुछ दूरी पर बच्चों के साथ खेल रही थी। दोनों ही काव्या को मुस्कुराते हुए चेहरा देख रहे थे। तभी अचानक अनुराग कहता है, कब तक हम भाभी से सच छुपाएंगे भाई? अर्जुन हैरानी से अनुराग को देखता है। अनुराग काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहता है, भाभी को जिंदगी भर तो हम खुश नहीं रख सकते। कभी ना कभी उन्हें शक ज़रूर होगा कि आदि भाई उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन हैरानी से कहता है, तुझे कैसे पता कि आदि काव्या को छोड़कर चला गया? अनुराग कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला? अगर भाभी को ये बात पता चली तो मैं उनके दर्द को कभी नहीं देख पाऊंगा। कहते हुए अनुराग अर्जुन के गले लग जाता है। अर्जुन काव्या को एक नज़र देखता है और अनुराग की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हम उसे ये कभी पता नहीं लगने देंगे। अनुराग अर्जुन से अलग होकर कहता है, और आदि भाई किस हालत में जी रहे होंगे? उन्हें भी कितना दर्द हो रहा होगा ना? उन्हें कौन संभाल रहा होगा? उस दिन मैंने उन्हें इतने दर्द में देखा था, इससे पहले उन्हें कभी दर्द में नहीं देखा। भाई मुझे भी आदि भाई को गले लगाना है, उनके दर्दों को महसूस करना है। अर्जुन अनुराग को संभालते हुए कहता है, अनुराग आदि अपने दर्दों को बचपन से संभालता आ रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि काव्या से ज़्यादा आदि तड़प रहा है। आदि को मैंने आज तक किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा, लेकिन पहली बार उसने काव्या के लिए अपने आंसू बहाए। अनुराग में भी आदित्य के आंसू देखे थे, उस पल वो भी तड़प उठा था। अनुराग अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में थामकर पूछता है, भाई ऐसी कौन सी वजह है जो आदि भाई के भाभी के साथ रहने पर भाभी को जिंदगी भर दर्द मिलेगा? अर्जुन सीधा बैठकर उस दर्द के गुम होते हुए कहता है, काव्या ने किसी और की जगह ले ली है अनुराग। उस लड़की के सिवाय आदि की जिंदगी में कोई आया तो उसे सिर्फ दर्द मिलेगा, और अनजाने में काव्या ने उस लड़की की जगह ले ली। अनुराग सवाल भरी नज़रों से अर्जुन को देखकर कहता है, कौन सी लड़की? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या उनके साथ बेंच पर बैठ जाती है। काव्या खेलते खेलते थक जाती है। काव्या के आते ही दोनों अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने लगते हैं। काव्या थकी हुई आवाज़ में कहती है, आप दोनों किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी बताइए। अनुराग हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं हाँ। अनुराग की हड़बड़ाहट देखकर काव्या उसे देखने लगती है। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ भाभी, मैं भाई से पूछ रहा था कि मंदिर में जिसके करीब थे वो लड़की कौन थी? अर्जुन हड़बड़ा जाता है और नजरें चुराते हुए कहता है, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की के करीब नहीं गया। अनुराग टॉन्ट मारते हुए कहता है, अच्छा तो उसकी कमर पर हाथ रखकर आप उसका मसाज कर रहे थे? अर्जुन घूरकर अनुराग को देखता है। वहीं काव्या अनुराग की बात सुनकर हंसने लगती है। अर्जुन खड़ा होकर अनुराग को बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ कि मसाज किसे कहते हैं। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अनुराग डरी हुई नज़रों से अर्जुन को जाता हुआ देखता है और काव्या को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, भाभी मुझे बचा लीजिए। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन कुछ नहीं करेंगे। अनुराग झट से कहता है, आपको नहीं पता भाभी, भाई बहुत मारते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही ऐसी बात पर मारा था, अब भी दर्द होता है। काव्या उठते हुए कहती है, चलिए फिर हम बात करते हैं। अनुराग उठकर काव्या के गालों को पिंच करते हुए कहता है, माई क्यूट भाभी। काव्या घूरकर अनुराग को देखती है तो अनुराग काव्या को छोड़कर कहता है, भाभी आप थक गई होंगी ना? काव्या जवाब देती है, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग झट से कहता है, आप कहें तो मैं उठाकर ले जाऊं? काव्या अनुराग को घूरकर देखते हुए आगे बढ़ जाती है। अनुराग भी उसके पीछे चला जाता है। उसके दूसरे दिन काव्या अकेली गार्डन में बैठी किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी बहुत सारे लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए एक शख्स काव्या के सामने खड़ा हो जाता है।
काव्या गुलाब देखकर पीछे खड़े शख्स से कहती है, मुझे पता है प्रियंश आप हैं। गुलदस्ते को हटाकर प्रियंश बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो लगा था आप मुझे भूल गई। काव्या तुरंत कहती है, फिल्मों की दुनिया में रहकर आप मुझे भूल गए हैं। प्रियंश जवाब में बस मुस्कुरा देता है। गुलदस्ते को आगे करते हुए कहता है, ये मेरी प्यारी सी दोस्त के लिए। काव्या गुलाबों को देखकर मुस्कुराते हुए ले लेती है। प्रियंश और काव्या थोड़ी देर तक बातें करते हैं। प्रियंश अपनी मूवी के सारे सीन्स के बारे में काव्या को बताता है। काव्या बस उसकी सारी बातों को गौर से सुन रही थी। तभी अचानक प्रियंश का फ़ोन बजता है। वो साइड में जाकर बात करता है और फिर काव्या के पास आकर कहता है, आपसे कोई मिलना चाहती है। काव्या कन्फ्यूजन में प्रियंश को देखती है। तभी एक लड़की काव्या के पास आकर हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय काव्या। काव्या जैसे ही उस लड़की को देखती है तो हैरान रह जाती है। प्रियंश काव्या को देखकर कहता है, ये मेरी दीदी हैं, प्रीत राठौर। काव्या झटके से बेंच से उठकर कहती है, तुम? काव्या इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी जिसने उसको 3 दिनों तक टॉर्चर किया था। प्रीत काव्या को देखकर कहती है, आई एम सॉरी काव्या, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे किसी का दर्द तक नहीं दिखा। बस मैं अपने प्यार को पाना चाहती थी। काव्या एकटक प्रीत को देखने लगती है। कुछ देर में काव्या और प्रीत बातें करने लगती हैं। प्रीत काव्या का हाथ पकड़कर कहती है, तुम सच में बहुत लकी हो काव्या, जो तुम्हें आदित्य जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। तुम्हें पता है, तुम्हें जितनी चोटें मैंने दी उससे भी ज़्यादा तुम्हारे पति ने मुझे वापस कर दी। पूरे 1 महीने बाद घाव भरे थे। काव्या प्रीत को घूरकर कहती है, तुम उनकी शिकायत मुझसे कर रही हो? प्रीत नाम में सिर हिला देती है। तभी प्रियंश कन्फ्यूजन सा चेहरा बनाकर कहता है, काव्या का हस्बैंड तो अर्जुन है। काव्या हैरानी से प्रियंश को देखती है तो प्रीत कहती है, मुझे भी लगा था कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, इसीलिए तो मैंने इसे चोट पहुंचाई। लेकिन हम गलत थे छोटे, काव्या अर्जुन की वाइफ नहीं है, ये आदित्य की वाइफ है। काव्या प्रीत की बातों का मतलब समझते हुए कहती है, इसका मतलब तुम अर्जुन से प्यार करती हो? प्रीत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। प्रीत का जवाब पाकर काव्या भी मुस्कुराने लगती है। इधर काव्या घर में सभी के साथ हॉल में बैठी थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी तकलीफ में जी रही थी। आदित्य का ना होना काव्या को बहुत अजीब लगने लगा था। ऊपर से काव्या का कॉल रिसीव नहीं करना, ये सब बातों से अब काव्या को शक होने लगता है कि आदित्य कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं गया, बल्कि बात कुछ और ही है। अब वो किससे पूछे कि आदित्य कहाँ है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सभी शांति से बैठे ही थे कि रॉकी एक फाइल लेकर काव्या की तरफ बढ़ाकर कहता है, मैम, ये बॉस ने आपको देने के लिए कहा है। आदित्य का जिक्र होते ही काव्या जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और रॉकी से फाइल ले लेती है। शाम का वक्त था, सब लोग बैठे हुए थे। उनकी नज़र भी रॉकी की दी हुई फाइल पर थी। आखिर 1 महीने बाद आदित्य की कोई खबर आई थी। काव्या जल्दी से उस फाइल को निकाल कर देखती है। काव्या जैसे ही उस फाइल को पढ़ती है, उसके हाथ से फाइल छूटकर गिर जाती है और काव्या के चेहरे पर दर्द उभरने लगता है। अरुणी देवी काव्या को ऐसे फाइल गिराते देख पूछती हैं, क्या हुआ काव्या, क्या लिखा है फाइल में? अरुणी देवी का काव्या कोई जवाब नहीं देती। वो वैसी के वैसी खड़ी रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या होश खो बैठी हो। अर्जुन खड़ा होकर काव्या के पास जाता है और काव्या को देखते हुए नीचे झुककर फाइल को उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन नजरें उठाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या का दर्द अब आंसुओं का रूप ले लेता है। आंसुओं की बूंदें गालों से होकर नीचे गिरने लगती हैं। अब भी सब कंफ्यूज्ड होकर काव्या और अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन आगे बढ़कर काव्या को कुछ बोलने ही वाला होता है कि काव्या बिना कुछ बोले दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। काव्या को ऐसे भागकर जाते देख सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हो जाते हैं। अरुणी देवी थोड़ी तेज आवाज में कहती हैं, क्या हुआ अर्जुन, क्या है उस फाइल में? अर्जुन फाइल को सबको दिखाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर काव्या कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। वो बिल्कुल शांत वहीं बैठी ऐसी लग रही थी जैसे वो बेजान शरीर हो। काव्या के आंसू झरझर बहने लगते हैं, लेकिन उसे तो जैसे इस बात का होश ही ना हो कि उसके आंसू गिर रहे हैं। काव्या अपना होश इस कदर खो बैठी कि उसकी आंखें झपकना तक भूल गई। बिल्कुल पत्थर की मूरत के समान काव्या वहीं बैठी रहती है। बाहर सब परेशान होकर काव्या का दरवाज़ा खटखटाकर थक जाते हैं और काव्या को बुलाने लगते हैं, लेकिन काव्या के कानों तक तो उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी। काव्या दर्द को सहते सहते बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इधर लंदन में सौरभ एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो कमरे की हालत देखकर सौरभ हैरान रह जाता है। चारों तरफ काव्या की तस्वीर बिखरी पड़ी थी। बेड पर, फर्श पर, सोफे पर, दीवारों पर, हर तरफ काव्या की तस्वीर कमरे में भरी पड़ी थी। लैपटॉप पर काव्या की वीडियो चल रही थी। वहीं आदित्य सोफे पर बैठा एकटक बस काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था।
सौरभ फोटो को थोड़ा साइड करते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है, लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है। सौरभ अपनी नज़र आदित्य की तरफ करता है और कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आदि, मैं तुझे 1 महीने से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है यार? आखिर तूने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? ना कुछ खाता है, ना कुछ बोलता है, और तू ठीक से सोता भी नहीं है, बस भाभी को लैपटॉप पर देखता रहता है। झगड़ा हुआ है क्या भाभी के साथ? आदित्य अब भी कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या को एकटक देखता रहता है। सौरभ बहुत देर तक आदित्य के कुछ बोलने का इंतजार करता है, लेकिन आदित्य को तो जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। सौरभ हार मानकर सोफे से उठकर जाने लगता है। तभी आदित्य की दर्द भरी आवाज़ आती है, किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया यार। सौरभ पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है। आदित्य काव्या की एक फ़ोटो को उठाकर देखते हुए कहता है, हर बार की तरह किस्मत ने खुशियाँ दिखाकर मेरे साथ बगावत की, उसने मेरी ज़िंदगी को छीन लिया। कहते हुए आदित्य काव्या की फ़ोटो को सीने से लगा लेता है। सौरभ आदित्य की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। आदित्य सौरभ को एक एक करके सारी बातें बता देता है। ये सब सुनते हुए सौरभ के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगता है। सौरभ अपने गुस्से को संभालते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य सौरभ के गले लगकर कहता है, भाई ने कहा कि मैं बगावत से डरता हूँ, तुझे तो पता है ना कि मैं किस्मत से क्यों डरता हूँ। भाई ने मुझे भी कहा कि मैं किस्मत से डरता क्यों नहीं हूँ। तुझे तो पता है ना कि मैंने एक बार कोशिश की थी तो क्या हुआ था। सौरभ आदित्य की पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। आदित्य सौरभ से दूर होता है। सौरभ आदित्य को देखता है और सवाल करता है, आदि, तुझे ये पता ही नहीं कि आखिर दादी, आंटी और अर्जुन किस पंडित जी की बात कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा दर्द मिलेगा अगर भाभी तेरे साथ रही तो? आदित्य जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा दर्द है और क्यों है, मुझे बस इतना पता है कि मेरी वजह से उसे तकलीफ मिलेगी। सौरभ आदित्य को देखकर समझाते हुए कहता है, लेकिन तू बिना पूरी बात जाने भाभी से दूर कैसे हो सकता है? तू कम से कम दादी से पूछ लेता। आधी अधूरी बात सिर्फ गलतफहमी को जन्म देती है, और गलतफहमी रिश्तों को तोड़कर रख देती है। आदित्य लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं उस दर्द के बारे में जानूं। ये बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और टेबल पर रखी शराब की बोतल को उठाने को होता है कि सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य सौरभ को देखने लगता है। सौरभ अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं आदि, तू नशा नहीं कर सकता, तुझे वापस जाना होगा। तुझे पता भी है तेरे इतने दिन तक दूर रहने से भाभी की क्या हालत हो गई होगी, कैसे जी रही होंगी वो। काव्या का जिक्र सुनते ही आदित्य सौरभ के हाथों को झटक देता है और शराब की बोतल खोलकर सीधे बोतल से ही पीने लगता है। सौरभ उसे समझाने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो शराब को एक सांस में पी लेता है। अब आदित्य की आंखों में शराब का नशा साफ दिखने लगता है। आदित्य सौरभ से कहता है, वो खुश रहे, इसीलिए तो मैं दर्द में जी रहा हूँ। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचता तो वो इस वक्त मेरी बाहों में होती और मैं सुकून से सो रहा होता। सौरभ आदित्य की आंखों में देखता है, जिसमें नशे के साथ साथ दर्द भी दिख रहा था। सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन अब तू क्या करेगा? भाभी को इस तरह रिश्ते में बांध कर हमेशा अकेला तो नहीं रख सकता। आदित्य लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर बैठ जाता है। फिर एक बार काव्या के फोटो को देखकर सीने से लगा लेता है और कहता है, इसीलिए मैंने आज उसके पास डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। आदित्य की बात सुनकर सौरभ गुस्से से आगे बढ़कर उसके कंधे को जोर से पकड़कर कहता है, तेरा दिमाग खराब है, बिना कुछ सोचे समझे तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आदित्य भी जोर से सौरभ को धक्का देकर चिल्लाते हुए कहता है, तो और मैं क्या करता? वो मेरा रोज लौटने का इंतजार करती है, कब तक मैं उसे इंतजार करवाता? सौरभ गुस्से से आगे बढ़कर आदित्य को एक थप्पड़ मार देता है। आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। सौरभ का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, होश खो बैठा है तू, खुद को तो दर्द दे ही रहा है, भाभी को भी दे रहा है। क्या समझता है तू खुद को? बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो किया उससे भाभी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी, वो दर्द से मर जाएंगी। कभी सोचा भी है अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो? आधी अब भी वक्त है, चला जा भाभी के पास और सारी गलतफहमी को दूर कर दे। इतना बोलते ही सौरभ कमरे से निकल जाता है। वहीं आदित्य अपनी जगह से फिर से उठता है और दूसरी शराब की बोतल खोलकर पीने लगता है। इधर दूसरी तरफ श्रेष्ठा कमरे से निकलकर बाहर जाने को होती है, तभी बाहर से कोई खींचकर उसे दीवार में सटा देता है। श्रेष्ठा जैसे ही उसे देखती है, गुस्से से लाल हो जाती है। उसके सामने रुद्रांश खड़ा था। रुद्रांश श्रेष्ठा की कमर को खींचकर अपने करीब करते हुए कहता है, ऐसा क्या देख लिया तुमने ध्रुव में जो उसे अपना जिस्म सौंप दिया? श्रेष्ठा उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। रुद्रांश श्रेष्ठा को देख मुस्कुराता है और अपने हाथ को उसके चेहरे पर मूव करने लगता है। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, शर्म नहीं आती अपने भाई की वाइफ को छूते हुए? रुद्रांश बेशर्मी में कहता है, बिल्कुल नहीं। रुद्रांश श्रेष्ठा के चेहरे से होते हुए होठों को देखकर अपनी उंगली को श्रेष्ठा के होठों पर फेरने लगता है और कहता है, बहुत गलत जगह आ गई हो।
ध्रुव के साथ साथ तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होगी। श्रेष्ठा हैरानी से रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, डर गई? या ये बात तुम ध्रुव को बताओगी? अगर बताओगी भी तो वो तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। आखिर मैंने उसे अपने रिश्ते के प्यार में अंधा जो बना दिया है। सच कहूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, हद से ज़्यादा। खैर, तुम्हें इसलिए ये बताया क्योंकि मैंने ही श्रेया को ध्रुव को मारने के लिए भेजा था, लेकिन बेचारी खुद मर गई। रुद्रांश फिर एक बार कहता है, तुम चाहो तो श्रेया की जगह ले सकती हो और ध्रुव को मारकर अपनी किस्मत खोल सकती हो। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। वो इतना ही बोला था तभी हॉल से आवाज़ आती है, वाइफी। ध्रुव की आवाज़ सुनकर रुद्रांश श्रेष्ठा को एक स्माइल देकर छोड़ देता है। श्रेष्ठा जल्दी से ध्रुव के पास जाती है और लिपट जाती है। श्रेष्ठा को ऐसे देखकर ध्रुव परेशान होकर पूछता है, व्हाट हैपेंड वाइफी? श्रेष्ठा ध्रुव से अलग होकर ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलने को होती है कि रुक जाती है और ध्रुव को देखकर मन ही मन कहती है, इसे मैंने बताया भी तो ये मेरा यकीन नहीं करेगा। श्रेष्ठा ना में सिर हिला देती है। ये देखकर ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद करके श्रेष्ठा को बेड पर बिठा देता है और बिना वक्त गवाए श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रख देता है। श्रेष्ठा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। ध्रुव श्रेष्ठा को डीप किस करने लगता है। श्रेष्ठा भी उसका पूरा साथ देने लगती है। धीरे धीरे दोनों की हार्ड होने लगते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को बेतहाशा चूमने लगता है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर चलने लगते हैं। एक लंबी किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर उसे देखने लगता है। श्रेष्ठा गहरी सांस लेने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को गले लगाकर कहता है, तुम कल से यहाँ नहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए एक फार्म हाउस खरीद लिया है। कल से तुम वहीं रहोगी। श्रेष्ठा सांसों को काबू करते हुए कहती है, लेकिन क्यों ध्रुव? ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर उसे देखते हुए कहता है, वाइफी, मैंने भाई को तुम्हारे करीब आते हुए देख लिया था। मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम कल से फार्म हाउस पर रहोगी। श्रेष्ठा झट से बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो श्रेष्ठा के माथे को चूम कर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ फार्म हाउस में ही रहूंगा। वहीं रुद्राक्ष वाइन का ग्लास हाथ में लिए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव, तुम दूसरी जगह रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें तब भी मारूंगा। बस एक बार मेरी जाने मन मेरी बाहों में आ जाए, फिर तुम्हारी सांसों को छीन लूंगा और इसके साथ साथ तुम्हारी वाइफ को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इधर काव्या बेड पर बेजान सी बैठी हुई थी और सारा परिवार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। काव्या की आंखें तो खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी हो। डिवोर्स पेपर्स को देखकर काव्या सदमे में चली गई थी। उसकी ये हालत अनुराग देख नहीं पाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन भी इसके पीछे चला जाता है। अर्जुन देखता है तो अनुराग एक साइड में खड़े होकर रो रहा था। अर्जुन अनुराग के कंधे पर हाथ रखता है तो अनुराग झटके से अर्जुन के गले लगकर रोने लगता है। वहीं कमरे में विशाखा काव्या के पास ही बैठी थी। काव्या की आंखों से फिर एक बार आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे अब भी इस बात का होश नहीं था। विशाखा जी आगे बढ़कर काव्या के आंसुओं को पोंछती हैं, फिर भी काव्या कोई रिएक्ट नहीं करती। अरुणी देवी काव्या को ऐसे दर्द में देखकर बाहर चली जाती हैं। उसके साथ साथ बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। इधर रुखसार काव्या के साथ बेड पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रूहानी और रुमानी भी काव्या के साथ बेड पर बैठ जाती हैं। विशाखा जी भी अब काव्या के दर्द को देख नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए बाहर चली जाती हैं। रोहान काव्या के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका भी काव्या पर कोई असर नहीं पड़ता। वो वैसी के वैसी आंखें खोले बेड पर बेसुध सी बैठी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड।